दोस्तों एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में हम एमएस वर्ड के कंप्लीट इंसर्ट टैब को कवर करने वाले हैं। और इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं एंड उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम टेबल की बात करें, जब हम टेबल लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पिक्चर जब हम लेते हैं तो पिक्चर से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो में हम इन सभी टूल्स को और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है सबको कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइस कि इंसर्ट टैब एक एमएस वर्ड यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप एमएस वर्ड में कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के टूल्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। एंड बिलीव मी कि अगर आपने इंसर्ट टैब को अच्छे से सीख लिया तो आप ये समझो कि आपने एमएस वर्ड को 50% कवर कर लिया। इतना ज्यादा पावरफुल है ये टूल। एंड नो डाउट कि जो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस को मैंने कवर किया। बट बिलीव मी कि अगर आपने एक ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के जितने भी टूल्स हैं वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देखोगे कि इंसर्ट टैब में हमारे पास यहाँ कई सारे टूल्स है और यहाँ पे डिफरेंट टूल्स को डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। लाइक आप देखोगे कुछ टूल्स को यहाँ पे पेजेस की कैटेगरी में रखा गया है, कुछ टूल्स को यहाँ पे इलस्ट्रेशन की कैटेगरी में रखा गया है एंड कुछ टूल्स को यहाँ पे लिंक्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरीके से डिफरेंट टूल्स को यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के बिहाफ पे सेपरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहली कैटेगरी, जो कि क्या है पेजेस, जिसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है कवर पेज, एक है ब्लैंक पेज और एक है पेज ब्रेक। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कवर पेज से कि कवर पेज क्या होता है। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जब भी आप कॉलेज का असाइनमेंट क्रिएट करते हैं या फिर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है या फिर कुछ सेट ऑफ पेजेस का आपने कोई डेटा तैयार किया, तो उसके ऊपर जो सबसे पहला पेज आप लगाते हो वो होता है उसका कवर पेज, जिसमें उस डॉक्यूमेंट एंड आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। लाइक ये जो डॉक्यूमेंट है या फिर असाइनमेंट है ये किस चीज के ऊपर है, या फिर इस डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं, या फिर इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ डालते हैं, उस असाइनमेंट के या फिर उस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे। तो जो फर्स्ट पेज होता है वही क्या होता है, कवर पेज होता है। तो यहाँ पे जब आप कवर पेज पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि बने बनाए डिजाइन है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी डिजाइन यहाँ पे बेटर लगता है, लाइक मुझे ये डिजाइन सही लग रहा है, तो मैं इस वाले डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहला टर्म है इसका ईयर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 2024। फिर यहाँ पे सिंपली हम नीचे आते हैं और ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल, कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपने किस चीज के ऊपर बनाया हुआ। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल देता हूँ, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स। ठीक है, इसके बाद हमें इस डॉक्यूमेंट का सब टाइटल डालना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि एमएस वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका एक सब टाइटल दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑथर का नेम, यानी कि मैं अपना नाम यहाँ पे दूंगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोट्स है इसका क्रेडिट मैं किसे दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली राहुल चौधरी। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ऑथर का नेम दे दिया। इसके बाद जो भी आपको एड्रेस देना है या जो भी मान लो आपको डिटेल देना है वो आप सिंपली यहाँ पे दे सकते हो। लाइक मैं एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ बरोला सेक्टर 49 नोएडा। अब यहाँ पे देखो एक टर्म और समझो, जरूरी नहीं है कि जो इसने ब्लॉक्स दिए हैं वही आपको लिखने हैं। मान लो आपको अपने हिसाब से चीजें देना है तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ बैक स्पेस प्रेस कर दो। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे और भी चीजें देनी है, फिलहाल मैं इसे उठा के रख लेता हूँ ऊपर एंड इस ब्लॉक को बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ रोल नंबर। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया रोल नंबर जो भी हमारा है। फिर मान लो कि मुझे यहाँ पे देना है एड्रेस, तो मान लो मैं एड्रेस दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर मान लो मुझे कोई और भी ब्लॉक देना है, लाइक मुझे देना है कॉन्टेक्ट नंबर या फिर मुझे देना है यहाँ पे व्हाट्सएप लिखना है। तो ये चीजें मैंने लिखी। इसके बाद अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप सेलेक्ट करो, होम टैब में जाओ एंड यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर मान लो आपको इसे बोल्ड करना है, कोई और फॉर्मेट चूज करना है, तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो मान लो कि अगर आप असाइनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया कॉलेज का स्कूल का, तो उसके लिए बना रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग भी आप एडिट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जो उसने ब्लॉक हमें दिए हमें उसी तरह से लिखना है। जैसे कि यही वाला पोर्शन है, मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं इसे सिंपली बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर करना है तो ऊपर कर सकता हूँ।
तो वो चीज जो है वो टोटली मेरे पे डिपेंड करती है कि इस चीज को मैं कैसे यहाँ पे रिट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जब मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल एक कवर पेज की तरह, और इसका प्रिंट आउट निकाल के सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वहां पे एज अ कवर पेज यानी एज अ फर्स्ट पेज में से वहां पे लगा सकता हूँ। सो सिंपली बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आपको बने बनाए फॉर्मेट मिल जाते हैं, एंड जो भी फॉर्मेट आपको बेटर लगता है उसके बिहाफ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन भी कवर पेजेस चाहिए तो मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो ऑनलाइन भी आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। इसके साथ ही जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आपको और यहाँ पे मिलता है जो कि है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। मान लो कि आपको इसमें कोई बना बनाया फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट डिजाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसे मैं बार बार यूज भी कर सकूं, तो अगर आप यहाँ पे कोई फॉर्मेट बना लेते हो कवर पेज का तो आप उसे बाद में बार बार यूज भी कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे क्लिक करके इसे यहाँ पे लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो। देखो ये हम कैसे करेंगे, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे गया और मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई डिजाइन चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिजाइन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से मैं एक डिजाइन यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एंड जो भी मुझे इसका कलर रखना है वो कलर में सिंपली यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बाद मान लो कि हम एक और शेप यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके का शेप, लाइक हम यहाँ पे गए एंड इस तरीके का मान लो कि मैंने एक कवर पेज बना दिया, तो हम इसका कलर चूज कर लेते हैं एंड इसको नो कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमने ये कवर पेज यहाँ पे डिजाइन कर लिया और यही मुझे बार बार यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा एंड सिंपली जब मैं यहाँ पे एक कवर पेज पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी अभी भी अनहाइलाइट शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करना है पहले, तो हमने कंट्रोल A प्रेस किया, फिर आप कवर पेज में जाओगे एंड यहाँ सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पे क्लिक करोगे और इसके बाद जो भी इसका कवर पेज का नाम देना है, जैसे new1 करके मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ ओके। अब अगर मैं कोई भी नया पेज ले रहा हूँ और मुझे वही वाला कवर पेज यूज करना है तो आप यहाँ देखोगे मैं इंसर्ट में जाऊंगा एंड कवर पेज में जाने के बाद वो जो कवर पेज है वो मुझे यहाँ पे शो कर देगा और मैं उसे एक सिंगल क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मान लो आप अपने हिसाब से भी कोई कवर पेज बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ इजीली क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि कवर पेज का क्या रोल प्ले है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल टर्म है, अगर आपका कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो होता है कवर पेज, और वही कवर पेज बनाने के लिए जो MS वर्ड आपको टूल देता है वो है ये कवर पेज का टूल, जिसमें आपको बने बनाए कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं एंड इसके अलावा भी आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही आप खुद भी अगर कोई कवर पेज बनाते हो तो उसे भी आप सेव सिलेक्शन में क्लिक करके सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है ब्लैंक पेज। अब इसका क्या रोल प्ले, देखो नॉर्मली ऑन स्क्रीन आपको ध्यान देना है कि ये मेरे पास अभी एक पेज है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक पेज है। अगर मुझे यहाँ पे एक और नया पेज लेना है तो इसके लिए नॉर्मल हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ एंटर प्रेस करते हुए जब तक नीचे आएंगे, यानी जब तक हम पूरा नीचे तक लिख लेंगे और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, उसके बाद हमें एक नया पेज यहाँ पे मिलेगा। अभी ये पेज नीचे की तरफ आ रहा है, मैं इसको साइड में शो कर देता हूँ, आपको देखने में बेटर लगेगा, जिसके लिए मैं व्यू में जाके इसको साइड टू साइड शो कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज क्या नोटिस करा कि जब मैं पूरे पेज में यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब मेरे पास नया पेज आता है। तो मुझे यहाँ पे जो ब्लैंक पेज है वो ऐसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं भले ही मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट में आओगे और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया ब्लैंक पेज मिल जाएगा और आपका कर्सर भी उस ब्लैंक पेज के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। साथ ही मान लो कि अगर आपको और भी ब्लैंक पेज चाहिए तो आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे और ब्लैंक पेजेस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हो मैंने 3 ब्लैंक पेज यहाँ ले लिया। सेम लाइक हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो हमें और भी ब्लैंक पेजेस मिलते जाएंगे। आप देखोगे रोल करते हुए पीछे जा रहा है और जब मैं इसे छोटा करूंगा तब ये स्क्रीन आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे स्क्रीन को छोटा करने के लिए मैं कंट्रोल की को होल्ड करके माउस को जो व्हील है उसे मैं रोल कर रहा हूँ, यानी एक उंगली से आपको कंट्रोल की को दबाना है और माउस का जो स्क्रोल है उसको ऊपर नीचे करना है, जिससे आप अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे पेजेस को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सिंपली एक पेज है और अगर आपको शॉर्टकट में यहाँ पे ब्लैंक पेजेस लेने हैं तो आपको सिंपली कंट्रोल की को होल्ड करके एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या यूज होता है, देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डेटा ऑफ क्लास 10,
मान लो ये जूनियर को मैं भेज रहा हूं इस तरीके से लिख के, तो मैंने लिखा डेट ऑफ क्लास 10th। अब मुझे यहाँ पे दूसरा पेज लेना है ताकि मैं दूसरे पेज पे लिखूं डेट ऑफ क्लास 11। फिर मुझे तीसरा पेज लेना है डेट ऑफ क्लास 12th। फिर मान लो मुझे एक और पेज लेना है जिसमें मुझे लिखना है डेट ऑफ क्लास 12th। तो यहाँ पे मुझे अगर और पेजेस लेने हैं तो मुझे सिंपली यहाँ एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना पड़ेगा, तब जाके ऑटोमेटिकली एक नया पेज यहाँ स्टार्ट होगा। ये ना करते हुए मैं क्या करूंगा कि मैंने इतना लिखा और यहीं से मुझे पेज को ब्रेक करके एक नया पेज लेना है। तो इसके लिए आप जब पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से पेज ब्रेक हो गया है और यहाँ पे आपका कर्सर आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा ऑफ क्लास 11th। तो ये हमने लिख दिया डेट ऑफ क्लास 11th। फिर मान लो कि मुझे एक और पेज चाहिए, तो मैं दोबारा पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा ऑफ क्लास 12th। इस तरीके से मैंने लिखा और आप देख सकते हो कि जब मैं जूम आउट करता हूं तो यहाँ तीनों पेज मुझे शो कर रहे हैं, डेट ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th। तो इस तरीके से अगर मान लो कि आपने थोड़ा सा ही लिखा एक पेज में और अगर आपको दूसरे पेज में लिखना है तो उस केस में हम पेज ब्रेक का यूज यहाँ पे करते हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल की, जो कि है टेबल टूल। अगर मैं बात करूं इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में टेबल टूल, इलस्ट्रेशन के जो ऑप्शंस है, या फिर हम बात करें हेडर फुटर, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है इस पूरे इंसर्ट टैब में। और अगर हम बात करें टेबल की, तो इसका यूज जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हो तो उसमें 90% इसका यूज पड़ता है। और टेबल से रिलेटेड हम सारे टूल्स को कवर अप करने वाले हैं, जो इसका डिजाइन सेक्शन है, जो इसका लेआउट सेक्शन है, वो भी। तो यहाँ पे जब आप टेबल पे सिंपली क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको शॉर्ट तरीका मिलता है जिसके बिहाफ पे आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। देखो ऊपर वाला जो सेक्शन है ये है कॉलम्स। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे 5 कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 कॉलम है और एक सिंगल रो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो अब यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम और कितने रो है, यहाँ पे मेरे पास 5 कॉलम और 3 रोज है। तो मैं यहाँ पे अगर इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 5x3 का एक टेबल मेरे सामने आ जाएगा। देखो ये होता है कॉलम। जैसे अगर हम वर्टिकली बात करें तो ये सब क्या है, कॉलम्स है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करें तो ये क्या है, रो। जैसे कि ये हमारा रो हो गया, ये हमारा रो हो गया, और इस तरीके से क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे 5x3 पे क्लिक किया तो 5x3 का एक यहाँ पे टेबल आ गया। और जब आप टेबल लोगे तो आपको टेबल डिजाइन करने से रिलेटेड एंड टेबल के लेआउट को मैनेज करने से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप अभी सारे सीखने वाले हैं। तो फिलहाल तो हमने एक ऑप्शन ये समझा कि टेबल आप कैसे इंसर्ट करोगे। इसके साथ ही अगर हमें मैनुअल टेबल इंसर्ट करना है, जैसे मान लो कि अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है 20 रोज का, मतलब कि 20x5 का मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मैक्सिमम ऑप्शन कितना मिलेगा, 10 का, कि 10x8 का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिलहाल मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, तो हम इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे आए तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 10x8 का मल्टीपल रेंज जो मिल रही है वो है 10x8 का एक टेबल। लेकिन मुझे क्या है, मुझे 20 रोज चाहिए। मान लो मुझे स्टेट एंड कैपिटल से लिखना है, तो जिसके लिए मुझे 30-35 रोज चाहिए और मुझे यहाँ पे 3 कॉलम्स चाहिए, यानी कि ये चाहिए सिर्फ 3, लेकिन ये जो है वो चाहिए मुझे 20 या 30। तो वो कैसे आएगा, तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टेबल में। जब आप इंसर्ट टेबल में जाओगे तो पूछेगा आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉलम 3। मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। लेकिन अगर मैं रोज की बात करूं तो वो मुझे चाहिए 30। और जैसे मैं यहाँ पे ओके पे प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास 1 2 3 कॉलम आए। और अगर मैं रोज की बात करूं तो यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने रोज आ गए, 30 रोज आ गए। तो इस तरीके से अगर आपको ज्यादा रो एंड कॉलम की टेबल चाहिए तो उसके लिए आप इस तरह से मैनुअली यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये भी जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं और एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम नॉर्मल ऑप्शंस को करके देख सके। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ले लेता हूँ जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब अगर मैं इसमें डेटा फीड करने की बात करूं तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम, और जब आप टैब की प्रेस करोगे, कीबोर्ड में आपका टैब की है, जब आप टैब की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये कर्सर है वो चला जाएगा नेक्स्ट वाले सेल में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी एंड यहाँ पे मैंने लिखा मैथ। फिर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वाला सेल है उसमें एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, फिर मैं इसके मार्क्स लिख देता हूँ 45, 65 एंड 85। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, हमने लिख दिया मोहित, हमने इसके मार्क्स लिख दिए 47, 55, 44। फिर हमने यहाँ लिख दिया सुरेश और हमने लिखा 15, 45 एंड यहाँ पे हमने लिखा 65। अब यहाँ पे जब आप इतना एरिया कवर करते हो तो माइंड में एक डाउट आता है कि अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 ही रोज लिए, मान लो किसी और भी बच्चे का डेटा ऐड करना है तो अगला वाला यहाँ पे रो कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पर आके सिंगल एक टैब की प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो अगली रेंज है वो अपने आप आ जाएगी।
देखो इसके आगे भी अगर मैं टैब प्रेस करता जाऊं तो अपने आप ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो टैब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लो कि हमें इसके अंदर लिखे हुए डेटा को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट की को प्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे दो चीजें, एक तो है ये टेबल वाला पार्ट और एक है ये डेटा वाला पार्ट। तो अगर आपको टेबल में डेटा को डिलीट करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड डिलीट की को प्रेस करो। तो जब आप डिलीट प्रेस करोगे तो टेबल के अंदर लिखा हुआ डेटा डिलीट होगा। और जब आप टेबल को सेलेक्ट करके बैक स्पेस की को प्रेस करोगे और ओके करोगे तो जो आपने टेबल सेलेक्ट करी है वो डिलीट होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर हमें डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट की, और अगर हमें टेबल के पार्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बैक स्पेस की। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड जब आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो आपको दो टैब्स मिलेंगे, एक मिलेगा टेबल डिजाइन वाला टैब और एक मिलेगा टेबल लेआउट का टैब। टेबल डिजाइन क्या है, टेबल लेआउट क्या है, इस दोनों पॉइंट को समझते हैं। देखो अगर हम इस टेबल की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पे जो टेबल डिजाइन टैब है वो आपको वो टूल्स देता है जिसके बिहाफ पे आप अपने टेबल को डेकोरेटिव बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेबल डिजाइन टैब की और मैं यहाँ पे जाऊं टेबल स्टाइल्स में तो आप देखोगे मुझे कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके बिहाफ पे मेरे एक सिंपल टेबल को मैं काफी अट्रैक्टिव यहाँ बना सकता हूँ, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो पहले के कंपैरिजन में मेरा टेबल अब यहाँ कितना ज्यादा बेटर लग रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसी की जगह मैं यहाँ चला जाऊं, मान लो मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है। अब यहाँ पे टेबल स्टाइल्स में आपको बने बनाए स्टाइल मिलते हैं जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर आप इस स्टाइल को अपने हिसाब से और मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हेडर रो, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेडर रो, और ये आ रहा है हाईलाइट। अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर दूं तो आप देखोगे इसकी हाईलाइटिंग यहाँ पे हट जाएगी। हेडर रो की हाईलाइटिंग क्या हुई, हट गई। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे चेक है, यानी फर्स्ट कॉलम यहाँ पे अलग स्टाइल हो रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो फर्स्ट कॉलम यहाँ से हट जाएगा। इसके साथ जो नीचे वाला कॉलम होता है इसको यहाँ पे बोलते हैं टोटल रो, इसको क्या बोलते हैं, टोटल रो। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो आप देखोगे इसमें अलग तरीके की स्टाइलिंग आ जाएगी। मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये उतना बेटर नहीं लग रहा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम इस पे आए और हेडर रो पे क्लिक कर दें तो टॉप वाली रो हाईलाइट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे हम इस एरिया को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे टेबल को बड़ा कर लेते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे और भी ऑप्शन है, लाइक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम का। तो फिलहाल मैं इसे अनचेक कर देता हूँ ताकि हमारा टेबल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम का, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पहला वाला कॉलम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करूं तो हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखोगे कि एक रो जो है वहां पे ये डार्क आ रही है और एक रो यहाँ पे लाइट आ रही है। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बैंडेड रोज की वजह से। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये सब के सब एक ही तरीके से आएंगे, और बैंडेड रो पे क्लिक करेंगे तो एक रो डार्क एक रो लाइट। इसी तरीके से अगर मैं बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक कर दूं तो आप देखोगे एक कॉलम यहाँ पे डार्क और एक कॉलम यहाँ पे लाइट आ रहा है, फिर डार्क फिर लाइट। तो बैंडेड का मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के एक। तो यहाँ पे नॉर्मली एक को डार्क किया, फिर एक छोड़ के दूसरे को डार्क किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप टेबल स्टाइलिंग को थोड़ा और ज्यादा बेटर बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे नॉर्मली हम इस तरीके से इसकी एडिटिंग को भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। साथ ही मान लो जो कलर्स है वो आपको अपने हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा, जैसे ये आपको ब्लैक चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और शेडिंग में जाके यहाँ से आप मैनुअली भी कोई कलर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है बॉर्डर से रिलेटेड। बॉर्डर्स क्या है, यहाँ पे जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये सब क्या आपके बॉर्डर्स है। तो अगर मैं यहाँ बॉर्डर स्टाइल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ डबल वाला बॉर्डर, ये मैंने चूज किया। एंड अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा उस पे देखो डबल बॉर्डरिंग अप्लाई हो गई। अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है तो मैं इसका साइज यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला ले लिया बॉर्डर स्टाइल, इसका मैं साइज ले लेता हूँ 6pt। तो अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा तो वो इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डरिंग का पार्ट अप्लाई हो जाएगा। तो जिस तरीके से भी आप इसे अप्लाई करना चाहो वो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके लिए एक डिजाइन यहाँ पे बना दिया जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही मान लो इसका कलर आपको बेटर नहीं लग रहा तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रेड कलर चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लो एंड इस तरीके से आप रेड कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ये बॉर्डर वाला पार्ट है, तो अगर मान लो आपको नो बॉर्डर करना है तो नो हो जाएगा, ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग बॉर्डरिंग भी अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन जो भी आपको बेटर लगता है। एंड सिंपली ये ऑप्शन तो आपने देखा जिसके यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डरिंग को अप्लाई कर पा रहे थे।
तो इस तरह से जो भी आपको बेटर लगता है वो स्टाइलिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि टेबल डिजाइन वाला जो पार्ट है एंड जो उसके टूल्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम सिंपली करते क्या है कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे इसको कर लेते हैं एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट, ताकि आप टेबल लेआउट्स के ऑप्शन को समझ सको। एंड नीचे से मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके 2 रोज को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। बैक स्पेस से मैंने यहाँ पे डिलीट किया। तो सिंपली आते हैं टेबल लेआउट के ऑप्शन में एंड यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है टेबल की, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट का। ये बहुत ही बेसिक ऑप्शन है। जैसे मान लो मुझे सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ कर्सर है, तो मैं सेलेक्ट सेल पे क्लिक करूंगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट रो पे क्लिक करोगे तो पूरी रो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। एंड अगर यहीं पे मैं सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दूं तो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। एंड सेलेक्ट टेबल किया तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक था एंड आई होप कि आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइन की कि ये क्या होता है। देखो नॉर्मली अभी इस पे बॉर्डर अप्लाई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा टेबल डिजाइन में जाके और मैं इसको कर दूंगा नो बॉर्डर। तो अब यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से सेपरेट हो रखा है या आगे मेरा जो टेबल है वो कहां तक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे ग्रिडिंग शो हो जाएगी, जिसके बिहाफ पे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा टेबल अभी कहां तक है। जैसे अगर मैं ग्रिड लाइन हटा दूं तो मुझे लग रहा है मेरा टेबल यहीं तक है, लेकिन अगर मैं व्यू ग्रिड लाइन करूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा टेबल कहां तक है, यहां तक है। तो इस तरीके से ग्रेडिंग एक यहाँ पे आ जाती है। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या चीजें वगैरह कैसे आपने अलाइनमेंट कर रखा है वो सब डिटेल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जो कि है ड्रॉ टेबल का। पहले टेबल को सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आके कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। एंड ये ऑल बॉर्डर काफी बेकार लग रहा है, तो हम यहाँ पे जाके एक सिंपल डिजाइन यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं टेबल लेआउट में। यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। अब इसका यूज क्या होता है, देखो इस पॉइंट को समझो। जैसे कई बार क्या है ना कि टेबल आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मुझे 2 पार्ट्स चाहिए 47 के नीचे, तो मैं ड्रॉ टेबल पे आऊंगा एंड यहां से यहां तक क्लिक करके एक मैं पार्टीशन इसका बना दूंगा। अभी ये जो लाइनिंग आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब चीजें चूज कर रखी है। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मल कर लूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ आता हूँ एंड सिंपली ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, हमने इसको नॉर्मल कर रखा है। दोबारा ड्रॉ टेबल को चूज करते हैं एंड यहाँ पे अब हम लाइनिंग को अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे पार्टीशन हो जाएगा। तो आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये अलग है, मैं यहाँ पे डेटा अलग लिख सकता हूँ एंड मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पे डेटा अलग लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ड्रॉ टेबल का यूज होता है। जैसे आपको अगर एक टेबल को 2 हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में बांटना है, तो उसके लिए हम ड्रॉ टेबल का यूज करते हैं। जैसे यहां से सिंपली मैंने यहां तक इसको सेलेक्ट किया तो एक लाइन ये बनाई, फिर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, फिर मान लो कि यहाँ पे ये बना दिया। तो अब आप नोटिस करोगे कि इसके 4 सेक्शन बन गए। एक बन गया ये, एक सेक्शन बन गया ये, और एक सेक्शन यहाँ पे बन गया ये वाला। तो आपने देखा कि एक ही सेल के मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन बना दिए। और ये कैसे बनाया, ड्रॉ टेबल की मदद से। अब अगर आपको इसे नॉर्मल करना है, जैसे मैं फिलहाल तो इसको डिलीट करता हूँ और पहले की तरह आपको नॉर्मल करना है, तो आप इरेजर टूल लोगे और इस वाले पोर्शन को हटा दोगे, इस वाले पोर्शन को हटा दिया, तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो। दूसरा इसका एक और यूज मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी है, ठीक है, और ये दोनों मार्क्स इंग्लिश के ही हैं। ये दोनों जो मार्क्स हैं वो किसके, इंग्लिश के ही हैं। तो मुझे ये यहाँ पे जो सेपरेशन है वो नहीं चाहिए। मैं इरेजर पे आऊंगा और इसको हटा दूंगा। तो अब यहाँ पे ये बन गया एक कॉलम और मैं यहाँ पे लिख दूं इंग्लिश UT1 एंड UT2। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये UT1 के मार्क्स हो गए, UT2 के मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ एंड इरेजर टूल का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे नॉर्मल कर देते हैं पहले के जैसा। अब यहाँ पे बात करते हैं डिलीट की। तो अगर मान लो कि मुझे पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, तो मैं डिलीट में जाऊंगा एंड डिलीट रो पे क्लिक करूंगा, पूरी की पूरी रो यहाँ पे डिलीट। अगर मुझे मान लो इंग्लिश का कॉलम यहाँ डिलीट करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा, इंग्लिश का कॉलम डिलीट। अगर मान लो कि मुझे पूरी की पूरी टेबल डिलीट करनी है, मैं डिलीट टेबल करूंगा, पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। Ctrl+Z करके अभी हम इसे वापस ले आते हैं। इसके साथ ही मान लो मुझे सिर्फ नीचे वाला जो सेल है वो डिलीट करना है, तो हम टेबल लेआउट में जाएंगे, डिलीट में जाएंगे एंड डिलीट सेल पे क्लिक करके इसे ओके करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये सेल डिलीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिलीट टूल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम Ctrl+Z करके नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की, जो कि है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और मान लो कि मुझे एक और कॉलम चाहिए मैथ के बाद, मुझे यहाँ पे संस्कृत के भी मार्क्स लिखने हैं या साइंस के मार्क्स लिखने हैं, तो मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो राइट में मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक एक कॉलम आ जाएगा। इसकी जगह मैं मैथ पे क्लिक करूं एंड यहाँ पे मुझे लेफ्ट में एक कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा। इसी की जगह मान लो कि मुझे राहुल के नीचे एक खाली रो चाहिए,
तो मैं यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा तो राहुल के नीचे एक खाली रो मिल जाएगी। अगर मान लो कि राहुल के ऊपर एक चाहिए खाली, तो इंसर्ट अबव करूंगा तो इसके ऊपर एक खाली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम्स रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही मान लो नेम के ऊपर मैं एक और रो इंसर्ट कर लेता हूँ, जिसके बिहाफ पे मैं आपको एक और नेक्स्ट टर्म समझा सकूं। अब जैसे मान लो ये पूरा जो डेटा है वो है किस चीज का, वो डेटा है मान लो JR पब्लिक स्कूल का, तो मुझे ऊपर में यहाँ पे JR पब्लिक स्कूल लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सब अलग अलग कॉलम्स है, मुझे चाहिए पूरा एक। तो इसके लिए आप इस पूरे को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल का। जब हम इसे मर्ज करेंगे तो ये पूरे के पूरे जो कॉलम्स थे वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको कोई भी हेडिंग लिखनी है, लाइक मुझे लिखना है JR पब्लिक स्कूल, तो वो सब एक में काउंट होगा, अलग अलग सेपरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से कई बार हमें हेडिंग देना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें स्प्लिट सेल की, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड स्प्लिट सेल पे क्लिक करूं और मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए और एक रो चाहिए और मैं ओके करूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो हमारा एक सिंगल सेल था ये 2 सेल में यहाँ पे स्प्लिट हो गया। 2 में क्या हो गया, ये बट गया। इसी तरीके से मान लो मुझे टेबल को स्प्लिट करना है, मैं चाहता हूं कि इतना जो टेबल है वो एक हो गया और ये वाला जो डेटा है वो मुझे चाहिए दूसरे टेबल में। तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा, तो ये अलग टेबल बन गई और ये अलग टेबल बन गई। इसे भी मर्ज कर देते हैं, तो ये हमारी बन गई अलग टेबल, ये हमारी बन गई अलग टेबल। तो 2 बिहाफ पे आप स्प्लिट कर सकते हो। एक आप स्प्लिट कर सकते हो सेल के बिहाफ पे, जैसे मान लो कि ये वाला मेरा सेल है और इसको मुझे 4 हिस्से बनाने हैं इसके, तो स्प्लिट सेल में गए और मैंने बोला कि यहाँ पे 4 कॉलम्स होना चाहिए और एक रो होना चाहिए। मैंने किया ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 हिस्सों में बट गया है इस तरह से, जहां पे मान लो मैंने एक में लिख दिया 4, एक में लिख दिया 5, एक में 6, एक में 7। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो और इसको हम नॉर्मल करते हैं फिलहाल। और मान लो कि आपको करना है कि इसके 2 हिस्से बनाने, स्प्लिट सेल में गए और यहाँ पे मैंने बोला कि ये तो 4 करो ही, लेकिन इसको भी आप 2 कर दो, आप करो ओके। तो आप देखो ये इस तरीके से डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से आप सेल को स्प्लिट कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने बताया टेबल का, जिसके बिहाफ पे आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। आई होप कि ये सब जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है साइज से रिलेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पे रोज, कॉलम एंड टेबल की, तो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस है। जैसे आप देखोगे कि जो इंग्लिश वाला कॉलम है इसके लिए इतना साइज काफी है, इसके लिए अगर हम बात करें तो इतना साइज काफी है, और इसके लिए हम बात करें तो इतना साइज काफी है, राइट। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका साइज है यहाँ पे 2.75 सेंटीमीटर, इसका साइज है 2.5 सेंटीमीटर, इसका साइज है 3.02 सेंटीमीटर और इसका साइज है 3.98 सेंटीमीटर। तो सबके यहाँ पे क्या है, अलग अलग साइज है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँ और मैं बोलूँ कि जो सबका साइज है वो होना चाहिए 3, मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो सब बराबर साइज में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। रो की साइज की बात करें तो मैंने बोला सबका जो रो साइज है वो होना चाहिए 2, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो सबका यहाँ पे रो साइज क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट का। अब ये ऑटो फिट क्या है, देखो इस पॉइंट को समझो। एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कंटेंट, जैसे आप देखोगे नेम लिखा है तो नेम के बाद इतना स्पेस बचा हुआ है, इंग्लिश के बाद इतना स्पेस बचा है, हिंदी के बाद इतना बचा है। तो अगर मैं एक एक करके इसको धीरे धीरे कम करूं तो मेरा काफी टाइम जाएगा। मैं टेबल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक, जिसमें जिसको जितने स्पेस की जरूरत है उतने स्पेस के बिहाफ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। जितने स्पेस की जरूरत है ये उतना स्पेस देगा। जैसे देखो सुरेश के बाद बस थोड़ा सा स्पेस बचा है तो उसके बिहाफ पे इसने एडजस्ट कर दिया। फिर हमने क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट विंडो। विंडो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके जो हमारा स्क्रीन का साइज है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये विंडो के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लो कि यहाँ पे हम दोबारा से सेलेक्ट कर लें ऑटो फिट कंटेंट और यहाँ पे एक ऑप्शन है, मान लो मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि किसी का कॉलम यहाँ पे ज्यादा बड़ा है और किसी का यहाँ पे रो ज्यादा बड़ा है और किसी का छोटा है। लाइक इसको भी हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इस टेबल को सेलेक्ट करते हो और आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो हर एक रो को ये बराबर साइज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो सबको बराबर साइज मिल गया। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक किया तो सबको यहाँ पे बराबर कॉलम साइज मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। हर एक को इसने यहाँ पे बराबर कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद यही ऑटो फिट में आप आओगे तो एक ऑप्शन मिलता है फिक्स कॉलम विड्थ का। इसका क्या यूज है, देखो इसका एक पॉइंट समझते हैं। जैसे मैं अभी नेम में हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बड़ा सा नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमित कुमार श्रीवास्तव,
तो अभी क्या हो रहा है कि मैं अमित कुमार श्रीवास्तव लिख रहा हूं, तो ये लिखता जा रहा है और ये जो आपका कॉलम है इसको ये आगे बढ़ाता जा रहा है, राइट। तो अगर मैं यहां पे जाके ऑटो फिट में जाके फिक्स कर दूं, इस कॉलम विड्थ को मैंने फिक्स कर दिया कि ये इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर अब मैं लिखूं अमित कुमार श्रीवास्तव, तो आप देखोगे इसने नीचे से बढ़ा दिया, लेकिन कॉलम का जो विड्थ है इसको इसने फिक्स कर दिया। तो ये होता है इसका यूज। तो अगर हम यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ कर दे तो ये कॉलम की विड्थ को फिक्स कर देगा, जिसके बाद जो भी आप लिखोगे चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको उतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। मैं इसको 2 ले लेता हूं फिलहाल, साइज एंड विड्थ तो हमारी यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अलाइनमेंट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि नॉर्मली मान लो आपको सारा डेटा सेंटर में चाहिए तो आपने सेंटर पे क्लिक किया, राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक किया, मिडल में चाहिए तो बीच में वाले पे क्लिक किया, डाउन में चाहिए तो नीचे वाले पे क्लिक किया। तो बहुत ही सिंपल है, आप सिंगल क्लिक करके इन्हें अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब यहाँ एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये आ रहा है बिल्कुल सीधा, लेकिन मान लो कि अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी। देखो ऊपर नीचे करके आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा करते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँ तो देखो ये आया बिल्कुल सीधा, फिर क्लिक किया तो ये आ गया इस तरीके से, फिर क्लिक किया तो इस तरह से, और फिर क्लिक किया तो इस तरह से। तो इस तरीके से आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पॉइंट को समझना। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऑटो फिट कंटेंट करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के आगे थोड़ा सा यहाँ मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो अगर मैं सेल मार्जिन में जाऊं और इसकी जो मार्जिन है वो कितनी है, लेफ्ट से 0.90 सेंटीमीटर एंड राइट से भी 0.19 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूं, यहाँ पे भी आऊं एंड इसको कर दूं 0, तो ये जो हल्की हल्की मार्जिन आपको दिख रही है ना इंग्लिश के साइड में या एच के साइड में, तो मैं इसको ओके करूंगा तो ये मार्जिन खत्म हो जाएगी। यानी कि ई से पहले भी कोई मार्जिन नहीं बचा और एच के बाद भी कोई मार्जिन नहीं बचा। और यहीं पे जाके अगर मैं सेल मार्जिन में जाके इसको कर दूं 0.19 एंड दोबारा कर देते हैं 0.19 और कर दूं ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे मार्जिन पहले की तरह यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से मार्जिन आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है डेटा। और डेटा में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है शॉर्ट, लेकिन पहले हम बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो नॉर्मली अभी क्या है, ये है एक टेबल। तो अगर इस टेबल को मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी टेबल हटाना है, इसको नॉर्मल करना है, ये डेटा नॉर्मल होना चाहिए, तो मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और कर दूंगा ओके। तो आपका जो डेटा ये हो जाएगा नॉर्मल। आप देखोगे नॉर्मल हो गया, यहाँ पे कोई भी टेबल का ऑप्शन या फिर डिजाइन लेआउट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर इसे पहले की तरह आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर दो और आप इसे ओके करो। आप देखोगे आपका डेटा दोबारा से टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिपीट हेडर रोज की, इसका क्या यूज है। देखो नॉर्मली मान लो कि हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट करता चलता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हमने बढ़ाया, हमने किया पेस्ट, फिर हमने इसको बढ़ाया कर दिया पेस्ट, फिर हमने यहाँ पे बढ़ाया इसको और कर दिया पेस्ट, फिर यहाँ पे बढ़ाया कर दिया पेस्ट, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस डेटा को बढ़ा देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि मेरी जो टेबल है वो काफी बड़ी हो चुकी है, एक पेज से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और ये जो हमारा पहला वाला सेक्शन है इसको हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड इस पे मैं येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ एंड सिंपली मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड। अब देखो इसमें समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे ध्यान देना। जब आप इस डेटा को प्रिंट करोगे तो पहले वाले पेज में जितना डेटा आ रहा है उसमें तो हमें नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ शो कर रहा है, लेकिन जो दूसरे पेज का डेटा है उसमें हमें ऊपर वाला जो रो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। यानी कि ये जो है वो क्या है, नाम है, ये कौन से मार्क्स है, ये कौन से मार्क्स है और ये कौन से मार्क्स है, तो ये मुझे शो नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ लिख के आ रहा है उसी तरीके से हर पेज के डेटा पे इनका जो टॉप रो है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है ये वाला ऑप्शन, जो कि है रिपीट हेडर रो का। हम इस पे क्लिक कर देंगे एंड अब अगर आप कंट्रोल F2 करोगे तो आप देखोगे इस पेज के डेटा पे भी आ रहा है और इस पेज के डेटा पर भी ये आ रहा है। तो इसके लिए हम रिपीट हेडर रोज का यहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑप्शन की तो इसकी मदद से आप मैथमेटिकल इक्वेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक फ्रेश कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल। अब हमें मान लो इसका टोटल निकालना है तो हम F(x) पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली मैं बोलूंगा सम लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो अपने आप यहाँ पे आ गया है इक्वल सम लेफ्ट, हमने किया ओके। तो यहाँ पे इसने तीनों का सम कर दिया। फिर हम यहीं पे आए, हमने दोबारा फॉर्मूले पे क्लिक किया
और मान लो कि आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैनुअली ऐड करना है। तो 47 लिखा, इक्वल लिखना है 47 प्लस 55 प्लस 44 और ओके करेंगे तब भी यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो मान लो कि एक तरीके से कैलकुलेटर या फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्मूले वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जो कि टेबल में एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही बात करते हैं टेबल से रिलेटेड लास्ट ऑप्शन की, जो कि है सॉर्ट। अगर हम सॉर्ट की बात करें तो नॉर्मली देखो, अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे 47 या फिर मैं बात करूं 54, तो डिफरेंट डेटा है हमारे पास। और यही डेटा अगर मुझे असेंडिंग में चाहिए, यानी छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे में चाहिए, तो उसके लिए शॉर्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। शॉर्ट का ऑप्शन मैंने आपको होम टैब में भी बताया था, बिल्कुल इसी की तरह ही ये वर्क करता है, कुछ अलग नहीं है। तो हमने सिंपली शॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ शॉर्ट बाय हमें क्या करना है, देखो ये हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड कॉलम 2 पे सेलेक्ट करेंगे और हम करेंगे ओके। तो आप देखोगे मैंने असेंडिंग किया तो 15, 18, 20, 47 छोटे से बड़ा आ गया। सेम लाइक हम शॉर्ट में गए और डिसेंडिंग पे क्लिक किया और कॉलम 2 को ही सेलेक्ट करेंगे और हमने किया ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से हमने डिसेंडिंग कर लिया। सेम लाइक जो हमारा ये वाला डेटा है, इसमें भी मान लो कि ये जो हमारा डेटा है, अगर हमें इसे असेंडिंग में करना है तो सिंपली आप डेटा को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट में जाओ एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे बोलना है कॉलम 2, ये हमारा कौन सा कॉलम 2 है। इसके बाद हमें करना है यहाँ पे असेंडिंग, कर दिया ओके। तो आप देखोगे पहले 15 नंबर वाले जो लोग हैं उनका डेटा आ गया, फिर यहाँ पे 45 वाले लोग और फिर यहाँ पे बाकी लोग उस तरह से आ गए। तो इस तरीके से मान लो टेबल में अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो उस बिहाफ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको और मिलते हैं, एक है क्विक टेबल का जिसमें बने बनाए टेबल मिलते हैं और बहुत ही सिंपल है, एक सिंगल क्लिक करो वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा, लाइक कैलेंडर का बना बनाया टेबल है या बाकी टेबल्स है तो वो चीज। और दूसरा ऑप्शन मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट का, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हो और एक्सेल का अगर आपको कोई काम करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक मान लो कि मुझे डेटा बनाना है राहुल, राजेश, महेश इस तरीके से, और मान लो मुझे कोई भी डेटा यहाँ पे अप्लाई करना है तो वो चीज आप यहाँ पे एक तरीके से एक्सेल में वर्क करोगे और साइड में क्लिक करोगे तो एक्सेल शीट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप टेबल के थ्रू कर सकते हैं। और आपने देखा कि टेबल अपने आप में ही कितना बड़ा ऑप्शन है और टेबल से रिलेटेड हमने सारे ऑप्शंस को कवर किया, A to Z जितने भी ऑप्शन है सबको कवर किया। अब यहाँ पे बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इसमें 3D मॉडल का न्यू फीचर है ये तो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम सबसे पहले ऑप्शन की तो यह है पिक्चर का। तो जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है दिस डिवाइस। दिस डिवाइस का मतलब ये जो आपका कंप्यूटर है इसके अंदर अगर आपने कहीं पे भी इमेज रखा है तो उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ दिस डिवाइस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे कंप्यूटर की लाइब्रेरी मेरे सामने आ जाएगी। तो मान लो मैंने इमेज रखा है डेस्कटॉप पे, या मान लो मैंने इमेज रखा है डाउनलोड्स में, या मान लो इमेज मैंने रखा है डॉक्यूमेंट में, जहां पर भी रखा है वहां पे आपको जाना है और वहां पे जो भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है ये वाली, तो मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया और मैं करूंगा इंसर्ट पे क्लिक। तो ये वाली जो इमेज है वो मेरे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। जब मैं इमेज लूंगा तो यहाँ पे इसको फॉर्मेट करने से रिलेटेड मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ऑप्शन मुझे मिल जाएगा बैकग्राउंड रिमूव करने का, जैसे ऑप्शन मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कलर करने का, या फिर और भी डिफरेंट ऑप्शंस मुझे यहाँ मिल जाएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं यहाँ दूसरी इमेज ले लेता हूँ क्योंकि इसमें हम बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं इंसर्ट में आता हूँ एंड पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस वाली इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद मान लो कि मुझे इसका बैकग्राउंड यहाँ रिमूव करना है, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखो इसने पार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो मान लो मुझे जो जो पार्ट यहाँ से रिमूव करना है इसके लिए मैं मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करूंगा और जो जो पार्ट मुझे रखना है उसके लिए मैं क्या करूंगा मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करूंगा। तो मैंने इस पे सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो ये हमारे हेयर्स वगैरह है इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, ये भी गायब हो रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड हमें बोलना है कि भाई ये वाला पार्ट मुझे रखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो मेरा हेयर वाला पार्ट है इसको हम रखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये हाथ वाला पार्ट भी जो है वो भी मुझे रखना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सेम लाइक जो टी शर्ट है वो मुझे रखनी है यहाँ पे, तो मैं वो यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा इस तरह से। ठीक है, तो वो भी मैंने सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पे आ गया। एंड जो एल्बो वाला पार्ट है ये भी मुझे रखना है तो ये भी मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो ये वाला भी जो पार्ट है वो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया एंड कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से कितना सिंपल वे में मैंने इस पूरी इमेज का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिया जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो।
इसके साथ ही अगर मुझे मान लो इसमें करेक्शन करना है, लाइक मुझे यहाँ पे इसमें जो ब्राइटनेस है वो कम करनी है, तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ। या फिर मान लो मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैंने हद से ज्यादा गोरा कर दिया ऐसे, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी इमेज कॉन्ट्रास्ट को, ब्राइटनेस को मैनेज कर सकते हो। तो बने बनाए फॉर्मेट आपको मिलते हैं, जो भी बेटर लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए नॉर्मली बेटर लग रहा है, या फिर आप चूज करना चाहते हो तो इस वाले को चूज कर लेते हैं। फिर हम कलर में आते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर लेता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पे आ गया। और मान लो अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे येलोश चाहिए, तो येलोश अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी कलर आपको अप्लाई करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएंगे। अगर मान लो मुझे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है इस तरह से, जो कि आप डेमो देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक इफेक्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगर आप मेरे फेस पे देखोगे तो आपको एक स्प्रिंकल सा यहाँ पे नजर आएगा। सेम लाइक हम यही इफेक्ट में जाएंगे और मान लो ये वाला चूज किया तो ऐसा आ गया, ये चूज किया तो इस तरीके का आ जाएगा, या फिर हमने ये वाला चूज किया तो इस तरीके का आ जाएगा। तो मल्टीपल आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है वो इफेक्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको फिलहाल तो पहले की तरह नॉर्मल कर देते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी में। जैसे अगर मुझे इसके ट्रांसपेरेंसी को कम करना है कि स्क्रीन पे ही हल्का हल्का वाटरमार्क की तरह दिखाई दे, तो इस तरीके से आप इसे एज अ वाटरमार्क भी अप्लाई कर सकते हो। आप देखो ये लगेगा कि स्क्रीन का पार्ट है, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ लग रहा है, तो इस तरीके से एज अ वाटरमार्क भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ एक ऑप्शन होता है कंप्रेस करने का। अब ये कंप्रेस क्या होता है, देखो कई बार जब आप कोई इमेज लोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमने कोई इमेज ले ली, एग्जाम्पल के लिए हम पिक्चर्स में गए, दिस डिवाइस पे गए एंड यहाँ पे ये वाली मैंने इमेज ले ली, ठीक है। अब ये इमेज है काफी ज्यादा बड़ी और मुझे क्या करना है, इसका जो साइज है वो कम करना है। इसका साइज अभी बहुत ही ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉप करूंगा। यहां से लिया मैंने और मैं इसको कर दूंगा क्रॉप। सबसे पहली चीज हमने क्या करा, इसको क्रॉप कर दिया। तो अब जब मैं इमेज को क्रॉप कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो साइज थी इमेज की वो कम हो गई, और इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूं कि जो इसका साइज है वो अभी भी काफी ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा कि ये जो इमेज का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे डॉक्यूमेंट का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज शो करता हूं आपको। देखो अभी नॉर्मली मैं इसको सेलेक्ट करूं और क्रॉप पे क्लिक करूं तो ये एक्चुअल साइज में वापस आ सकता है। मैं इसे क्रॉप करके दोबारा से नॉर्मल साइज में ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे जाके कंप्रेस कर दूं और मैं ओके कर दूं, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो इमेज है, अगर मैं इसको क्रॉप पे क्लिक करूं तो अब ये दोबारा से अपने एक्चुअल साइज में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। तो अब ये क्या है कि ये वाला जो इसका साइज है, जो रेजोल्यूशन है, वो इस पे अप्लाई हो गया। इसका एक्चुअल साइज जो था, जो इसकी एक्चुअल क्वालिटी थी, वो इसने खो दिया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके साथ ही मान लो मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए, तो मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करूंगा एंड यहां से दिस डिवाइस या स्टॉक इमेजेस कहीं से भी इमेज सेलेक्ट करके इसको रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैंने इस वाली इमेज से इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप चेंज पिक्चर का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर स्टाइल्स के आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मान लो मुझे इसमें कोई भी स्टाइलिंग करनी है, लाइक ये बॉर्डरिंग करनी है, या फिर मान लो ये करना है, या फिर इस तरीके से मिरर एक रिफ्लेक्शन देना है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे ये वाला हमने अप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ से इमेजिंग अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपको कोई बॉर्डर देना है तो आप इस तरीके से यहाँ बॉर्डर दे सकते हो। मान लो आपको इसमें कोई इफेक्ट देना है, लाइक हमें इस तरीके का इफेक्ट देना है या इस तरह का देना है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप इन पे एक सिंगल क्लिक में इन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये वाला जो ऑप्शन है वो मैंने अप्लाई कर दिया इस तरह से। और अगर मान लो आपको एक ही बार में से नॉर्मल करना है तो आप रीसेट पे क्लिक कर दो, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सेम लाइक आप पिक्चर लेआउट में जाओगे तो डिफरेंट लेआउट्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे इसी पिक्चर को आपको इस तरीके से अप्लाई करना है तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है बहुत ही सिंपल है, इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप एक सिंगल क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर इस इमेज के लिए आपको कोई नाम देना है तो आप ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करो और इस इमेज का एक नाम दे दो। जैसे मैंने दे दिया कि राहुल करके मैं इसका नाम दे देता हूँ एंड जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी, इस पे मैंने क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो नाम है वो इसका एज अ ऑल टेक्स्ट अप्लाई हो गया। यानी हर एक इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई इमेज आप स्टॉक मीडिया से उठाओगे तो उसका एक नाम होता है। उसी तरीके से हमने भी इसको क्या किया है, एक नाम दे दिया। फिलहाल मैं इसे छोटा कर देता हूं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें पोजीशन का। देखो अगर मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूँ तो टॉप पे है, अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँ तो सेंटर में, राइट में क्लिक किया तो राइट में। सेंटर में क्लिक करूंगा तो सीधा जो हमारा पेज या डॉक्यूमेंट है उसके बीच में आ जाएगा। यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ से सीधा कॉर्नर और यहाँ से सीधा इस तरह से आप इसे अलग अलग स्पेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि है रैप टेक्स्ट। और इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक 10 बाई 10 का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। तो मैंने 10 बाई 10 का एक पैराग्राफ ले लिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको बड़ा कर देते हैं एंड थोड़ा सा तरीके से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो नॉर्मली करते क्या, हम यहाँ पे आते हैं एंड सिंपली मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और एक पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं। कोई सी भी एक पिक्चर हम सिंपली यहाँ से उठा लेंगे। तो सपोज मैं पिक्चर ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं ये वाली पिक्चर, इंसर्ट पे क्लिक किया। अब देखो जैसे ये पिक्चर आई यहाँ पे, इसने पूरे के पूरे टेक्स्ट को क्या किया, अपने से नीचे कर दिया। आप देखो ये मेरा पिक्चर है और टेक्स्ट का है नीचे। जब आप रैप में जाते हो तो रैप का मतलब होता है कि पिक्चर को टेक्स्ट के साथ में, यानी जो लिखावट है उसके साथ में रैपिंग करना, यानी उसके हिसाब से ढालना। तो जब आप यहाँ स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो देखो स्क्वायर तरीके से इसने साइज ले लिया। इसने क्या किया है, सिर्फ स्क्वायर जैसा साइज ले लिया और उसके हिसाब से जो भी पैराग्राफ है उसको एडजस्ट कर दिया। अगर आप यहीं जाके टाइट यूज करते हो तो आप देखोगे स्क्वायर और टाइट में क्या फर्क है। स्क्वायर में ये जो है वो बिल्कुल स्क्वायर पोर्शन में आ रहा है, बिल्कुल कैसे आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। लेकिन अगर आप टाइट करोगे, जैसे आप यहीं पे गए और आपने कर दिया टाइट, तो ये देखोगे ये बिल्कुल स्क्वायर में नहीं है, ये आगे पीछे हो गया। जितना ज्यादा ये जा सकता था आगे पीछे, उतना ज्यादा आगे पीछे ये हो गया। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रू का। थ्रू और टाइट बिल्कुल एक ही तरह से वर्क करते हैं, जिसमें जितना ज्यादा कंजस्ट हो सके, जितना ज्यादा एक दूसरे के पास जा सके उतना ही जा सकता है। जैसे आप देखोगे जहां मैं इसे लेके जा रहा हूं उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैं इसे यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे ये अपने हिसाब से देखो उसके थ्रू ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो जहां पे भी हम रखना चाहें वहां पे इसे रख सकते हैं। फिर यहीं पे मान लो कि अगर आप टॉप एंड बॉटम कर दो तो कुछ हिस्सा इसका टॉप में चला जाएगा, कुछ हिस्सा बॉटम में, और ये आ जाएगा बीच में। इसके साथ अगर हम बिहाइंड कर दे तो ये पीछे चला जाएगा एज अ वाटर मार्क। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने बिहाइंड किया और इसके जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैंने इतना कर दिया। तो अब देखो अब ये कैसा लग रहा है, देखने में वाटर मार्क के जैसा लग रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है, एक वाटर मार्क के जैसा यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरीके से आप बिहाइंड का यूज कर सकते हो। और अगर आप इन फ्रंट कर दोगे, हम ट्रांसपेरेंसी नॉर्मल कर देते हैं, तो ये क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। बिहाइंड में क्या हुआ, टेक्स्ट के पीछे, और इन फ्रंट में क्या हुआ, टेक्स्ट के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके साथ ही मान लो कि आपने इसमें रैपिंग कर रखी है। जैसे हम यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं और मान लो कि मुझे यहां से इसको इस तरीके से रैप करना है, जैसे कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो हमने यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से रैपिंग करा। तो अब आप देखोगे कि टेक्स्ट के साथ में जो उसका कोऑर्डिनेशन है वो हम डिसाइड कर रहे हैं इस तरह से। तो आप देखोगे रैपिंग मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कर दिया। तो इस तरीके से आप रैपिंग के पॉइंट्स को यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। सो आई होप कि ये जितने भी पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जो मूव विद टेक्स्ट फिक्स पोजीशन ऑन पेज है, ये आपको ऐसे रहने देना है। ये पार्ट ऑफ सेटिंग्स है, मोर लेआउट ऑप्शंस वगैरह, तो इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक और इमेज ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इमेज ले ली, लाइक मैं दिस डिवाइस में गया और मैंने ले ली ये वाली इमेज। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और इमेज है और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इन फ्रंट ही कर देता हूँ इसको भी। तो हम इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। तो अभी देखो ये आ रहा है इसके ऊपर। अगर मैं सेंड बैकवर्ड कर दूं तो ये क्या होगा, इसके पीछे चला जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। सिलेक्शन पेन पे आप क्लिक करोगे तो जो दो इमेजेस आपने ले रखे हैं उनका आपको एक मेन्यू मिल जाएगा। अगर आप दोनों को हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हो, शो ऑल करना चाहते हो तो शो ऑल कर सकते हो, या किसी एक पिक्चर को हाइड करना है तो आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक सिलेक्शन पेन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम बात करें अगर अलाइनमेंट की, तो अगर आप लेफ्ट अलाइन करते हो तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आप सेंटर में करते हो तो बीच में, अगर आप राइट में करोगे तो राइट में। इसके साथ ही अगर आप अलाइन टॉप करोगे तो टॉप में आ जाएगा, अगर आप मिडल करोगे तो बीच में आ जाएगा। मैं पेज को छोटा करके दिखाता हूँ, बीच में आ गया। और अगर आप अलाइन बॉटम कर दो तो नीचे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है अलाइन टू पेज और एक है अलाइन टू मार्जिन। तो अभी जो ये अलाइनमेंट हो रहा है ये किसके बिहाफ पे हो रहा है, ये मार्जिन के बिहाफ पे हो रहा है। ये देखो ये है हमारी मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है कि ये है। फिलहाल मैं इसको पहले अलाइन टॉप कर देता हूँ। मार्जिन का मतलब देखो ये है, ये जो यहाँ पे सेट है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो इसके हिसाब से सेट होगा। तो ये हमारी मार्जिन है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको अलाइन टू पेज कर दूं और अब अगर मैं इसको अलाइन राइट करूं तो ये देखो बिल्कुल पेज के हिसाब से जितना कोने में जा सकता है उतना जाएगा। लेकिन अगर मैं अलाइन टू मार्जिन कर दूं और अब अगर मैं इस पे राइट अप्लाई करूं तो आप देखोगे मार्जिन के बिहाफ पे अलाइनमेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अलाइनमेंट्स वर्क करती है। ये पार्ट ऑफ सेटिंग्स है, इनको आपको नहीं छेड़ना। सो आई होप कि जो अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ग्रुपिंग की।
मान लो कि हमारे पास एक और इमेज है, जैसे ये एक इमेज हो गई, Ctrl+C Ctrl+V कर रहा हूं मैं इनकी कॉपी बनाने के लिए, और अब मुझे तीनों को एक ही बार में उठा के इधर लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल की से आप इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, और यहां पे इसको कर दो ग्रुप। ग्रुप करने से क्या होगा, ये तीनों एक इमेज बन जाएगी। देखो तीनों को एक साथ उठा के हम कहीं पे भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप अनग्रुप कर दो। साथ ही अगर इमेज को आपको रोटेट करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और क्रॉप की अगर हम बात करें तो क्रॉप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करके दिखाया था, जिसके यहाँ पे आप इमेज के डायमेंशन को अपने हिसाब से कट कर सकते। तो ये तो बहुत ही बेसिक है एंड आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो पिक्चर टूल अब हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं एंड आई होप कि जितने भी इसके ऑप्शन है वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है शेप। नॉर्मली अगर हम बात करें शेप्स में तो आपको मल्टीपल शेप्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कुछ आपको सिंबल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, कुछ मान लो कि रेक्टेंगल हो गया, या फिर दूसरे एंगल शेप जो होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, या फिर कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे पहले हम एक बेसिक शेप ले लेते हैं, जैसे ये हुआ एक रेक्टेंगल शेप। फिर यहाँ पे जब आप शेप लोगे तो आपको शेप फॉर्मेट का एक टैब मिलेगा, जिसमें शेप से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट शेप में आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलता है, जिसमें वही शेप के टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे ये एक ऑप्शन मिल गया, और यहाँ पे जब आप कुछ शेप्स लोगे तो आपको पीले कलर का एक डॉट मिलेगा, जिसके हिसाब से आप इन शेप की जो एक डेकोरेशन है उसको मेंटेन कर सकते हो। जैसे आप देखोगे अभी मैंने ये बना दिया, और अगर मैं इसको ऊपर करते जा रहा हूं तो ये बन गया। इसके साथ ही मान लो कि हम यहाँ पे आते हैं, हमने इस तरीके का शेप लिया, और हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से ऐसे छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मान लो हमने इस तरीके का एक शेप लिया, जिसमें हमें शेप को जिस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो कुल मिला के आप ये समझो कि मल्टीपल शेप्स ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी शेप की, तो जब आप शेप लोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे शेप फॉर्मेट से रिलेटेड। एक है इंसर्ट शेप का, जिसमें आप शेप डाल सकते हो, और दूसरा हो गया यहाँ पे एडिट शेप। एडिट शेप की अगर हम बात करें तो इस शेप को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एडिट शेप पे क्लिक करूं तो पहला ऑप्शन है चेंज शेप का, जिसमें जाके मैं शेप को चेंज कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या है, हम यहीं पे गए जहां पे एक ऑप्शन है एडिट पॉइंट्स का, हमने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसका पॉइंट मेरे सामने आ गया, जिसमें मैं इसे अपने हिसाब से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं। और अगर मैं यहाँ पे देखो, जब आप इस पे क्लिक करोगे पॉइंट पे, तो आपको इस तरीके से एरो मिलेगा, जिसके बिहाफ पे आप इसकी कर्विंग को मैनेज कर सकते हो। आपने क्लिक किया एंड इस तरीके से आप इसकी कर्विंग को मैनेज कर सकते हो। तो आप एक शेप को अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो आई होप कि चेंज शेप एंड एडिट पॉइंट दोनों टूल आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक टूल होता है जो कि काफी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है, जो कि होता है रीरूट कनेक्टर्स का, और ये ज्यादातर आपको अनहाईलाइट यानी कि एक लॉक फॉर्म में नजर आएगा। अब ये कैसे वर्क करता है इस पॉइंट को समझते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली फिलहाल तो हम इसको डिलीट करते हैं और सिंपली चलते हैं इंसर्ट टैब में। फिर हम शेप में आते हैं एंड यहाँ नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू ड्राइंग कैनवस का, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखोगे कि आपको एक कैनवस मिल जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली हम कोई से भी दो शेप ले लेते हैं। जैसे ये एक शेप हो गया, ठीक है, और एक शेप हमने ले लिया एरो का, कुछ इस तरीके से। अब मान लो कि इन दोनों शेप्स को मुझे एक लिंकअप करना है, यानी कि क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई मीडियम लेंगे, तो मीडियम ज्यादातर होता है लाइंस का। तो मान लो हमने ये वाला मीडियम ले लिया, तो हम यहाँ पे इसकी मदद से, आप देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है एंड यहां से लेके मैं इस वाले कनेक्शन को बिल्ड कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि जो हमारे दोनों शेप्स है ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। अब होता क्या है कि जब हम इसे आगे पीछे करते हैं तो कई बार जो इसकी लाइंस है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मतलब देखने में थोड़ी सही नहीं लगती। जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट की बात करूं तो ये सीधा सीधा यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन अब ये घूम गया है काफी ज्यादा। तो मुझे इसे रीरूट करना है, यानी कि जो इसका ये रास्ता है जो कि इस तरीके से यहाँ पे गया हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे रीरूट करना है। तो अगर अभी मैं एडिट शेप पे जाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे रीरूट कनेक्टर हाईलाइट हो गया है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जो सिंपल वे हो सकता है, यानी जो इसका रूट है, रूट मतलब क्या, रास्ता है, वो काफी सिंपल हो सकता है, और उस तरीके से इसने से रीरूट कर दिया है। तो इस तरीके से हम रीरूट ऑप्शन का यूज यहाँ पे कर पाते हैं। जैसे दोबारा देखो हमने गलत तरीके से इसे अलाइन किया है और हम चाहते हैं इसका रीरूट करना, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड रीरूट कनेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। तो जो भी बेस्ट वे हो सकता है उस तरीके से ये इसे रीरूट कर देगा।
आई होप कि ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका यूज करें तो आप ड्राइंग कैनवस जरूर लें। जो हमने न्यू ड्राइंग कैनवस लिया वो लेना जरूरी है, तभी आप इसे यहाँ पे रीरूट या फिर रूटिंग कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की। तो नॉर्मली अभी जितने भी हमने शेप लिए, अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो मुझे इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं एड टेक्स्ट करूंगा और तब मैं इसके अंदर लिख पाऊंगा। लेकिन मान लो कि आपको सीधा सीधा एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें आप सीधा लिख सको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शेप में आते हैं एंड यहाँ पे जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है इस पे क्लिक करना है एंड सिंपली आप देखोगे कि ये बॉक्स आएगा और इसमें सीधा सीधा कर्सर आ जाएगा। हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे एड टेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि टेक्स्ट का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा और जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जो कि है ये वाला। तो हम जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें अगर इस शेप को हमें एडिट करना है, जैसे मान लो कोई सा भी शेप मैं यहाँ पे ले लूँ, लाइक ये वाला शेप है, तो यहाँ पे जब भी आपको शेप को डिजाइन करना होता है, एडिट करना होता है, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन से मिलते हैं। लाइक शेप स्टाइलिंग का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे आए, आप देख सकते हो मल्टीपल शेप ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। लाइक ये वाला कलर अप्लाई करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी आपको अप्लाई करना है वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप वो ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मान लो मैनुअली अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अगर आप मोर फिल कलर्स में जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे जो भी आपको बेटर कलर लगता है वो कलर लाइट से लाइट पोर्शन में और हार्ड से हार्ड पोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी कलर अप्लाई करना है उस पर सिंपली सेलेक्ट और ओके कर दो, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे मान लो कि इसके अंदर आपको कोई पिक्चर डालनी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करो एंड करने के बाद मान लो कि स्टॉक इमेज में गए हम और यहाँ से हमें कोई सी भी एक इमेज इसके अंदर डालनी है, लाइक ये वाली है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, तो आप देखोगे वो इमेज बिल्कुल फिट होके प्रॉपर उस साइज के अंदर, उस शेप के अंदर आ जाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है शेप के अंदर इमेज डालने का। इसके अलावा आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी कलर आपने डाला है उस कलर का एक अच्छा खासा ग्रेडियंट आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और इस कलर का मुझे ग्रेडियंट डालना है, तो आप देखोगे मिक्स फॉर्म में, एक ट्रांजिशन फॉर्म में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। साथ ही अगर हम टेक्सचर की बात करें तो आप यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने ये वाला अप्लाई कर दिया। इसके अलावा हम आउटलाइन की बात करें तो जैसा कि भी आप देखोगे बाय डिफॉल्ट इसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। तो अगर मान लो मुझे इसका आउटलाइन चाहिए ग्रीन, तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया। इसके बाद अगर इसकी आउटलाइन को आपको मोटा करना है तो आप वेट में जाओगे और यहाँ जाने के बाद आप इसे मोटा कर सकते हो। सेम लाइक हम यहीं पे जाते हैं और आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है इस तरीके से, जिसमें आप इसके डिजाइनिंग को थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको शेप इफेक्ट का। आप यहाँ पे जाओगे तो इसमें अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हो। जैसे आपको शेडो देनी है, आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग शेडो हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे होंगे, जो कि अलग अलग बिहाफ पे आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा मान लो आपको रिफ्लेक्शन देना है तो आप इस तरीके से एक रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मान लो कि ग्लो आपको देना है तो आप ऐसे ग्लो दे सकते हो इसके ऊपर में, जैसे ये हम ग्लो दे सकते हैं एक तरह से। इसके अलावा मान लो कि आपको इसके एज को कम करना है, जैसे आप देखोगे एज कम हो जाएगी, यानी जो इसके किनारे हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से के इफेक्ट आप दे सकते हो। आपको 3D रोटेशन करना है तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो डिफरेंट वेज आपको मिलते हैं जिसके बिहाफ पे आप एक शेप को इजीली यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे अगर हम इसी शेप की बात करें तो अगर मुझे इसको एडिट करना है, लाइक इसका मैं आउटलाइन चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, हमने रेड कर दिया और यहाँ पे आते हैं एंड आप देखो कि ये वाला ऑप्शन अब इनेबल है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कलर इसका भी बहुत ही सिंपल है तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं शेप इफेक्ट में एंड अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप इसके इफेक्टिंग एनालाइज कर पा रहे होंगे। इसके साथ ही आपको प्रीसेट का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप इस तरीके से प्रीसेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें ये वाला काफी ज्यादा बेटर लग रहा है, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है वर्ड आर्ट स्टाइल्स। नॉर्मली अगर हम इस टेक्स्ट की बात करें जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी स्टाइलिंग करनी है तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो बने बनाए डिजाइन से जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम लाइक अगर आपको कोई और कलर अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इस पर कोई आउटलाइन देना है, जैसे येलो कलर का आउटलाइन, ग्रीन कलर का आउटलाइन, तो वो आप दे सकते हो। साथ में मान लो कि अगर आपको कोई इफेक्ट देना है, लाइक इस तरीके से शेडो का इफेक्ट हो गया, ग्लो का इफेक्ट हो गया, तो बहुत ही सिंपल है। आप इसको 1 बाय 1 अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई कर लोगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट डायरेक्शन का,
जैसे अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इस तरीके का डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो इस तरीके का डायरेक्शन आ जाएगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल करें तो नॉर्मल आ जाएगा। साथ ही अगर अलाइन टेक्स्ट की बात करें, जैसे एक शेप है, इसमें हमने टेक्स्ट लिया है, अगर मुझे सीधा सीधा बीच में चाहिए तो ऐसे आ जाएगा, एंड अगर हम बॉटम पे क्लिक करें तो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है यहाँ पे क्रिएट लिंक। अब ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरा समझते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या है कि मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, तो हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, और ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एंड यहाँ पे एक और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, नॉर्मली मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये। अब मैं इन तीनों को आपस में लिंक करने वाला हूँ। कैसे, देखो इस पॉइंट को समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। तो अब ये दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपस में लिंक हो गए। जब ये टेक्स्ट बॉक्स भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली काम इसमें होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्या करूंगा कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट लिंक पे क्लिक करके इस वाले को लिंक कर देता हूँ। तो अब ये तीनों आपस में लिंक हो गए। आप देखो इस पॉइंट को समझना भी, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो हमने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लाइक माय नेम इज राहुल। अब जैसे मैं राहुल पे पहुंचा, आप देखोगे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसफर हो गया किस में, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, तो आप देखोगे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्स को आपस में लिंक कर दिया। अगर मैं ब्रेक लिंक कर दूं तो ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा एंड ब्रेक लिंक कर दूंगा, तो आप देखोगे इसमें मेरा डेटा नहीं गया है, मेरा जो डेटा है वो इसी के अंदर ही रह गया है। और जब हम लिंक कर दे रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि ये जो है उसका स्पेस भी यहाँ पे यूज कर सकता है। ऑल टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये यूज मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी इमेज का अगर मुझे नाम देना है तो वहां पे यूज करेंगे। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस अभी हम देख चुके हैं पिक्चर वाले टूल में। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है आइकन्स। नॉर्मली अगर हम आइकन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे MS वर्ड आपको डिफरेंट आइकन्स देता है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर मान लो कि हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड आइकन चाहिए, मैंने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर से रिलेटेड मल्टीपल आइकन्स मुझे देखने को मिल गए। कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, कुछ वेब से रिलेटेड है, कुछ सिंपल डेमोस्ट्रेशन है, कुछ लैपटॉप जैसा है। तो आप देख सकते हो जो भी मुझे पसंद है मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इंसर्ट पे क्लिक करके उसे इंसर्ट कर लूंगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद अगर मुझे मान लो कि इसको चेंज करना है तो आप दिस डिवाइस में जाके स्टॉक इमेजेस में जाके आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, या फिर कन्वर्ट टू शेप करना है तो ये नॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हमें इनमें से कुछ नहीं करना, हम ये ग्राफिक फॉर्मेट में आते हैं। इसके बाद आपको जो भी कलर वगैरह करना है वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इसकी आउटलाइनिंग चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। या फिर कोई भी इफेक्ट देना है, जो इफेक्ट ऑप्शंस हमने बाकियों में देखे वही ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। चाहे हम बात करें पोजीशन की, रैप टेक्स्ट की, ये सभी ऑप्शंस वही हैं जो कि हमने उसमें देखा। तो बस आपको इसे एक बार ट्राई करना है एंड बिलीव मी कि आप इसे अपने आप जरूर कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टूल के, जो कि है 3D मॉडल्स। अगर आप 3D मॉडल्स में जाओ तो यहाँ पे आपको 3D में डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे मॉडल्स मतलब क्या है, देखो जैसे कि आप देख रहे हो डायनासोर का एक सिंबल दिख रहा है। तो एक इमेज की हम बात करें तो उसकी एक लेयर होती है, एक साइड हमें उसका दिखता है। लेकिन 3D का मतलब है कि हम चारों तरफ से उसको देख सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रीव्यू कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे यहाँ पे एक 3D मॉडल चाहिए डायनासोर का, तो मैं डायनासोर लिखूंगा एंड मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन मुझे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एंड इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये 3D मॉडल को यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू कर देता है और इसके बाद ये 3D मॉडल यहाँ पे आ जाता है। अब नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिल्कुल कितना रियलिस्टिक अभी देखने में लग रहा है और मैं इसको जिस तरीके से चाहूँ मैं इसको 3D मॉडल की तरह यहाँ पे मोड़ सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे अभी ऑन स्क्रीन में आपको शो करूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इसका बिल्कुल 3D डेमोस्ट्रेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल एक 3D रोटेशन की तरह, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने। तो जिस तरीके से मुझे इसको यूज करना है, जिस तरीके से मुझे इसको रखना है, वो सभी तरीके से मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे इसको ऐसे चाहिए गिरते हुए दिखाना है तो मैं यहाँ पे इसको गिरते हुए दिखा सकता हूँ, या फिर मान लो कि मुझे इस तरीके से इसको दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकता हूँ। तो जैसे मुझे इसको यहाँ पे शो करना है उस वे में मैं इसको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। इसके साथ ही मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं, तो जिस तरीके से आप इसे यूज करना चाहो आप इसे यहाँ पे सिंपली कर सकते हो। इसके साथ ही वही सब बेसिक ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सिंपली यूज करोगे
तो आप इसे इजीली यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है स्मार्ट आर्ट। ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब हम स्मार्ट आर्ट की बात करें तो इसमें हम इमेज और टेक्स्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग बिहाफ पे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिसमें यहाँ पे आया एंड मैंने ये वाला एक फॉर्मेट चूज किया और मैंने ओके किया, तो अब यहाँ पे क्या आप देखोगे मेरे पास 4 बॉक्सेस है और इसमें इमेज का ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्टॉक इमेज में गया एंड यहाँ पे सिंपली मैं कंप्यूटर लिखता हूँ और मैं कोई सा भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक चीज यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। लाइक मैंने ये चूज किया, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो वो इमेज यहाँ पे आ गई और मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप इस तरह से। फिर मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, मैं स्टॉक इमेज में गया एंड मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया जिम, तो मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया इंसर्ट, तो यहाँ पे नॉर्मली इमेज आ जाएगी और मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड एक कैप्शन यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और पॉइंट और समझना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अभी आपको 4 ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। जब आप इस टेक्स्ट पेन पे क्लिक करते हो तो आप 4 से ज्यादा ऑप्शन ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एंड वाले पे आए, आपने एंटर प्रेस किया तो देखो 5 हो गए, फिर एंटर प्रेस किया 6, फिर एंटर 7, 8, 9, 10, तो जितने आप एंटर प्रेस करते जाओगे उतने ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। अगर आप माइनस करोगे तो उतने ही ऑप्शन यहाँ से क्या होंगे, कम होते जाएंगे। जैसे मुझे 3 ही रखना है तो मैंने 3 ही रखा। साथ ही मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और मान लो कि मुझे यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, इस तरह से लिखना है। जैसे मुझे लिखना है एक्सरसाइजेस, इस तरह से मुझे लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया। सेम लाइक मुझे यहाँ पे कोई इमेज अप्लाई करनी है तो मैंने यहीं से क्लिक किया, स्टॉक इमेज में गए और कोई से भी एक इमेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, और उससे रिलेटेड जो भी मुझे कैप्शन देना वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस तरीके से इमेज का एक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही यहाँ पे भी सेम आपको अलग अलग एडिटिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे इस तरीके से कलरिंग मैनेज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं। जो भी आपको बेटर लगता है वो आप पसंद कर सकते हो। सेम लाइक यहाँ से भी आप लेआउट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल लेआउट्स ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है। लाइक आपको बुलेट्स ऐड करने हैं तो आप इस तरीके से बुलेट ऐड कर सकते हो। आपको शेप ऐड करना है तो इस तरीके से शेप ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट पेन जो मैंने यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट किया था वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है जो कि आप एक सिंगल क्लिक में यूज कर पाओगे। सेम लाइक आपको फॉर्मेट करना है, जैसे शेप वगैरह हमने फॉर्मेट किया उसी तरीके से आप इसे भी फॉर्मेट कर सकते हो। इसके साथ ही स्मार्ट आर्ट का एक और फीचर है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। नॉर्मली बाकी ऑप्शंस तो आप सिंगल क्लिक करके यूज कर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है हिराची का। अगर हम इस तरीके से ऑप्शंस की बात करें, जैसे हमने इसमें से ये वाला चूज किया और ओके कर दिया, अब आप देखोगे कि इस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पूरे को करता हूँ डिलीट। पूरे को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो देखो ये इसके साथ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी इसके बाद ये आया है मुझे इसको इसका पार्ट बनाना है। तो मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने एक पार्ट बनाया इसका इनपुट, फिर एंटर किया तो इसका एक पार्ट बन गया आउटपुट, इस तरह से आ गया। अब मुझे मान लो आउटपुट के 3 पार्ट बनाने हैं, तो मैंने एंटर प्रेस किया तो आउटपुट के ये साथ में आ रहा है। आप देखोगे आउटपुट के साइड में आ रहा है। मुझे क्या करना है, आउटपुट के पार्ट बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर दूंगा। जैसे टैब प्रेस करूंगा तो वो आउटपुट का पार्ट बन गया। एक पार्ट मैंने बना दिया यहाँ पे स्पीकर, एक पार्ट मैंने बना दिया यहाँ पे मॉनिटर, एक पार्ट मैंने बना दिया प्रिंटर। तो आउटपुट के 3 पार्ट बने। सेम लाइक मुझे इनपुट के 3 पार्ट बनाने हैं, तो मैं एरो की मदद से ऊपर गया और इनपुट के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये इनपुट के साइड में आ रहा है। आपको टैब की प्रेस करना है तो इनपुट का पार्ट बन जाएगा। हमने डाला कीबोर्ड, हमने डाला माउस और हमने लिख दिया स्कैनर। तो आप देखोगे इस तरीके से आप हिराची करके और जो ऑप्शन है उनका यूज कर सकते हो। ये जो ट्रिक है मैंने ये आपको होम टैब में आपको याद होगा कि जब हम नंबरिंग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी और उसी ट्रिक का यूज हमने यहाँ पे किया है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टूल की जो कि है चार्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें चार्ट की तो चार्ट का यूज किया जाता है जब भी हमें किसी तरीके के ग्राफ को शो करना हो। एग्जाम्पल के लिए हमें ये दिखाना है कि कंपनी में हमारी सेल्स कैसे चल रही है या फिर कंपनी का डेटा कैसे वर्क कर रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे इन चार्ट्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चार्ट है वो है कॉलम चार्ट। तो मैं कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा एंड सिंपली ओके प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा यहाँ पे एक चार्ट आ जाएगा और इसके साथ में आ जाएगा एक एक्सेल शीट जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है आपके इन टर्म्स को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट डाल देते हैं। जैसे मैंने डाला ग्रोसरी
और दूसरा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे गारमेंट का डेटा है, तीसरा मैंने डाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा है, एंड चौथा मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई भी और टर्म हम डाल देते हैं, लाइक हमने डाला किड्स का डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे मुझे सेल्स शो करनी है, तो मैंने डाला कि 2021 की सेल्स है और 2022 की सेल्स है और यहाँ पे 2023 की सेल्स है। ठीक है, ये 3 सेल्स मुझे यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग सेल डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सेल्स इन लैक्स, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि 45 लैक्स की सेल हुई है 2021 में, 65 की इसमें, 47 एंड 49। फिर यहाँ पे आते हैं 2022 में हमने डाला 48, 65, 85 एंड 45। फिर हम यहाँ पे आते हैं 2023 के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ हमने डाला 78, हमने डाला 47 और हमने यहाँ पे डाल दिया 95 और यहाँ पे हम डाल देंगे 74। तो नॉर्मली ये हो गया हमारा काम, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ों को आपको एडिट करना है उसको आप एडिट कर लो। तो हम यहाँ पे डालेंगे सेल्स डेटा इन लैक्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद जिस भी पोर्शन को आपको एडिट करना है उस पोर्शन को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कई सारे स्टाइल्स मिलते हैं, तो जो भी स्टाइल आपको बेटर लगता है वो स्टाइल आप इस पर अप्लाई कर दो। इसके बाद मान लो इसका कलर आपको सही नहीं लग रहा, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए और जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें तो हमने शेप में देख ही ली है, वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने ग्रीन दे दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके लिए रेड दे दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके लिए हम दे देते हैं ये वाला कलर। फिर इसके जो ग्रेडिंग्स है, जो आउटलाइंस है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके इसको हम दे देंगे व्हाइट कलर। फिर अंदर वाले को सेलेक्ट करेंगे, हमने इसके लिए भी दे दिया व्हाइट कलर। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको सबसे पहले तो हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड और फिर इसको हम एक लेवल बढ़ा कर देते हैं। हमने इसको भी सेलेक्ट किया, हम इसे करेंगे बोल्ड और एक लेवल कर देंगे बड़ा, इस तरह से। और इसके बाद जो भी हमारा ये बैकग्राउंड का कलर है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और जो भी कलर आपको बेटर लगता है, लाइक ये बेटर लग रहा है, ये लग रहा है, या जो भी आपको बेटर लग रहा है वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका चार्ट है वो आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर मान लो कि अगर आपको कोई और लेआउट चाहिए, जैसे आप देखोगे क्विक लेआउट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ मल्टीपल लेआउट मिल जाता है। जैसे इस तरीके का लेआउट है जिसमें नंबरिंग भी शो कर रहा है, जैसे इस तरीके का लेआउट है, या ये वाला लेआउट हो गया। तो मल्टीपल लेआउट से जो भी आपको बेटर लगता है अपने वर्क पर्पस के बिहाफ पे, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा बेटर ये लगता है तो हम इस वाले को चूज कर लेते हैं। सेम लाइक अगर मान लो आपको कोई डेटा एडिट करना है, तो आप यहाँ पे एडिट डेटा पे क्लिक करोगे और आपकी जो एक्सेल की शीट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मान लो ये जो डेटा है 74, इसको मुझे करना है 99, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेटा को एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मान लो आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप यहीं पे आओगे, और मान लो अगर आपको कोई दूसरा चार्ट चाहिए, जैसे लाइन वाला चार्ट चाहिए, पाई चाहिए, बार वाला चार्ट चाहिए, या फिर एरिया चाहिए, तो मल्टीपल चार्ट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको बेटर लगता है वो चार्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कॉम्बो वाला चूज करते हैं, हम ओके करते हैं, तो इस तरीके का डेटा ये आ गया कुछ इस तरीके से आपके सामने। या फिर नॉर्मली आप यहीं पे गए और मान लो कि फनल वाला आप चूज कर सकते हो, वाटरफॉल चूज कर सकते हो, हमने ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो इस तरीके का डेटा आ जाएगा कि ग्रोसरी का रेशियो इतना है, गारमेंट का इतना है, इलेक्ट्रॉनिक का इतना है, किड्स का इतना है। तो इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल इन सब डेटा के बिहाफ पे जो सबसे ज्यादा बेटर है वो है कॉलम्स का, तो हम इसी को चूज करेंगे और कर देंगे ओके, और वो वाला डेटा हमारे सामने आ जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों चार्ट टूल बार भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट का, जिसपे क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे कि स्क्रीन को मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ, और ये जो स्क्रीन मैंने जिसको अभी सेलेक्ट किया वो यहाँ कैप्चर होकर मेरे सामने आ गया है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। और फिर जैसे आपने पिक्चर को एडिट किया वैसे सेम आप इसे भी एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है ऑनलाइन वीडियोस का। इस टूल की मदद से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं बात करूं यूट्यूब से आप यहाँ पे कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मान लो कि मैं कोई सी भी एक वीडियो ओपन कर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाली वीडियो पे क्लिक किया एंड इसका जो URL है वो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और मैं इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा वो वीडियो अपने थंबनेल के साथ यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो।
तो इस तरीके से आप इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने डॉक्यूमेंट में कोई वीडियो लेके आना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है लिंक्स का। नॉर्मली अगर हम बात करें लिंक्स की तो इसमें 3 मेनली ऑप्शन है। एक है लिंक, एक है बुकमार्क और एक है क्रॉस रेफरेंस। पहले के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें हाइपरलिंक लिख के आता था, लेकिन अब यहाँ पे लिख के आता है लिंक। तो अगर मैं लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ पे एक एक्सेस दे सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे अगर पिक्चर्स पे क्लिक करे, जैसे मेरी एक लाइब्रेरी है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोई भी अगर पिक्चर पे क्लिक करे तो वो मेरी पिक्चर लाइब्रेरी में पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ लिंक पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे जो डिफरेंट लोकेशन है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए पिक्चर वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे पिक्चर लाइब्रेरी में। तो हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं पिक्चर लाइब्रेरी पे और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई भी क्लिक करे तो स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करूंगा और कर दूंगा ओके। तो अब जो भी यहाँ पे आएगा एंड कंट्रोल को होल्ड करके जब क्लिक प्रेस करेगा, यस करेगा, तो आप देखोगे वो सीधा सीधा मेरे पिक्चर लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट पर एक लिंक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी हमने नोटिस किया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है बुकमार्क। बुकमार्क यूज किया जाता है हाईलाइटिंग के लिए, एक तरीके से किसी भी प्लेस को मार्क करके याद रखने के लिए। कहने का मतलब जैसे मान लो कि हमने एक पैराग्राफ लिया 10 बाय 10 का, ठीक है। तो मान लो कि आप ये बुक पढ़ रहे हो और बुक पढ़ते पढ़ते आपको ये वाला जो वर्ड है ये लगा कि मुझे इसके बारे में देखना है, चाहे इसका मीनिंग है या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप बुकमार्क में जाओगे और इसको आप बुकमार्क कर दोगे। तो मैंने बोला यहाँ पे बुकमार्क कर देता हूँ मैं AB के नाम से और मैंने कर दिया ऐड। इसके बाद फिर मैं नीचे आया पढ़ते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर्स, मुझे इसको भी मार्क करके रखना है। तो मैंने सेलेक्ट किया एंड मैं बुकमार्क पे क्लिक कर दूंगा और मैं इसको लिख दूंगा AB2 के नाम से। मैंने कर दिया इसको ऐड। तो जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। अब इसका फायदा देखो क्या है, जैसे मान लो कि अगले दिन मैं आया और मुझे देखना है कि मैंने कल क्या क्या चीजें मार्क करी थी, तो मैं बुकमार्क पे क्लिक करूंगा और मैं जैसे यहाँ पे AB पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे मैं सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच जाऊंगा कॉम्प्लीमेंट पे। अगर मैं AB2 पे जाऊं और मैं यहाँ गो टू पे क्लिक करूं तो मैं सीधा सीधा यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो बुकमार्क का मतलब क्या होता है, एक तरीके का रेफरेंस देना कि दोबारा अगर मुझे उस प्लेस पे जाना है तो वो चीज इजीली पॉसिबल हो पाए, मुझे एक एक करके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है क्रॉस रेफरेंस। अब ये क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, देखो नॉर्मली जब भी हम नोट्स बनाते हैं या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उनमें मान लो कि हमें चैप्टर्स पे एक्सेस करना होता है या फिर मान लो कि हमें किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक लिंक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। एग्जाम्पल के लिए तो मैं यहाँ पे आया, मैं होम में जाऊंगा और एक हेडिंग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा चैप्टर 1 फर्स्ट डे ऑफ MS वर्ड। फिर मैं नीचे आया, नीचे आते आते मान लो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। फिर यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग दी, मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 2 इस तरीके से और मैं लिख देता हूँ सेकेंड डे ऑफ MS वर्ड, ठीक है। फिर मान लो हम इसी तरीके से नीचे आए, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं चैप्टर 3 थर्ड डे ऑफ MS वर्ड। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, लिखने के बाद इसको भी मैं क्या करता हूँ, हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे मैंने लिखे हैं 3 चैप्टर्स। अब अगर मैं एक एक करके चैप्टर ढूंढूं तो मुझे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना पड़ेगा। फिर ये आया चैप्टर 2, फिर स्क्रॉल करते हुए आए, फिर आए नीचे, तो फिर आया मैं चैप्टर 3 पे। तो मुझे एक एक करके ढूंढने में कितनी दिक्कत हो रही है, और ये तो फिर भी 3 चैप्टर्स है। मान लो मेरे पास अगर यहाँ पे 30 चैप्टर्स है तो अगर मैं एक एक करके ढूंढूंगा तो मुझे कितनी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से जब हम हेडिंग दे देते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली हम करते क्या है कि हम यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस का। इंसर्ट में आए, क्रॉस रेफरेंस पे आए और यहाँ पे मैंने सब में क्या दिया, मैंने दिया हेडिंग। तो मैं हेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, चैप्टर 1 दिया है, चैप्टर 1 फर्स्ट डे ऑफ MS वर्ड, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट करेंगे। फिर चैप्टर 2 इंसर्ट, फिर चैप्टर 3 इंसर्ट। अब मैंने तीनों चैप्टर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि मैंने जो तीनों चैप्टर्स है वो क्रॉस रेफरेंस की मदद से यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये वाला जो पेज है मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ ताकि ये दूसरे पेज से चालू हो और फर्स्ट पेज में हमारा कंटेंट आ जाए। अब देखो अगर मैं चैप्टर 2 पे जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक कर्सर को लेके आऊंगा, ये बोलेगा कंट्रोल और क्लिक प्रेस करो। मैंने कंट्रोल की को दबाया, क्लिक प्रेस किया,
सीधा सीधा कहाँ पहुंच गया, चैप्टर 2 पे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल होम की प्रेस किया, टॉप पे आ गया। फिर चैप्टर 3 पे जाना है, कंट्रोल की को होल्ड किया, चैप्टर 3 पे प्रेस किया, सीधा चैप्टर 3 पे पहुंच गए। कंट्रोल की को होल्ड करके होम दबाया, सीधा टॉप में आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा क्रॉस रेफरेंस से मैंने एक तरीके का रेफरेंस लगा दिया उस चैप्टर पे, जहां पे मुझे सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना पड़ रहा है मेरे इस कंटेंट पे और मैं सीधा सीधा वहां पे पहुंच जा रहा हूं। तो ये बेनिफिट होता है क्रॉस रेफरेंस का, और ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है जब हमारे पास एक लार्ज डेटा हो, तो वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है कमेंट। ये बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी कमेंट यहाँ डाल सकते हो। लाइक मैंने कमेंट डाल दिया कि डेटा ऑफ मोहन, इस तरह से, और हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके से क्या है कि डेटा ऑफ मोहन करके यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे सेव हो गया कंप्यूटर ज्ञान की तरफ से। तो इस तरीके से आप एक कमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ भी खास नहीं है, इसको आप स्किप करो। यहाँ पे आते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है एंड इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, जो कि है हेडर एंड फुटर। अब हेडर क्या है, फुटर क्या है? देखो, जो भी आपका पेज है इसका जो टॉप वाला पार्ट है ये होता है हेडर और जो बॉटम वाला पार्ट है वो होता है फुटर। तो अब नॉर्मली मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देते हैं, 20,20 का एक पैराग्राफ है, ठीक है, हमारे पास एक अच्छा खासा पैराग्राफ है यहाँ पे, यानी कि एक तरीके की किताब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर ये किताब मैंने लिखी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम लिख के आए नीचे, या फिर पेज नंबर लिख के आए, या फिर जो भी इस किताब का टाइटल है वो लिख के आए। तो यहाँ पे पेज के ऊपर में, पेज के नीचे में ये जो मार्जिन एरिया है यहाँ पे मैं ये चीजें लिखूंगा, और एक एक करके अगर मैं सब में लिखने लग गया तो मुझे कितना टाइम लगेगा और कितनी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे यूज किया जाता है हेडर एंड फुटर का। देखो कैसे, सबसे पहले जब हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग स्टाइल यहाँ नजर आएगा, जो भी बेटर लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने टाइटल दे दिया कि MS वर्ड नोट्स, इस तरीके से लिख के आए, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ये किया, MS वर्ड नोट्स लिखा, और इसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फुटर पे। तो जब मैं फुटर पे सेलेक्ट करूंगा तो फुटर के लिए भी मुझे डिजाइन देगा, तो मैं ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप 3 कॉलम्स। मैंने ये सेलेक्ट किया तो फुटर में आता हूँ और मैं सबसे पहले पार्ट में यहाँ देना चाहता हूँ पेज नंबर। तो मैं पेज नंबर में जाऊंगा। पेज नंबर में भी आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप अप पेज, बॉटम अप पेज। ये बहुत ही सिंपल है, आप करोगे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ करंट पोजीशन, यानी जहां पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहीं पे मुझे देना है। तो मैं करंट पोजीशन पे सेलेक्ट करूंगा और ये वाला स्टाइल चूज कर लूंगा, ये वाला पेज 1। तो इस तरीके से आ गया। फिर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ देना है, तो यहाँ पे मान लो कि मुझे डेट और टाइम देना है तो मैं वो दे सकता हूँ, या डॉक्यूमेंट इन्फो देना है, लाइक ऑथर का नाम देना है तो मैं ऑथर का नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ राहुल चौधरी, ये मान लो मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम दे दिया। फिर मैं यहाँ पे आया और मान लो क्विक पार्ट्स में जाके मुझे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देना, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी। तो कैटेगरी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ई बुक। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैटेगरी दे दिया क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया, मैंने कुछ इस तरीके से किया। मैं करूँगा क्लोज। अब देखो, मैंने अप्लाई तो एक ही पे किया, लेकिन आप नोटिस करोगे कि जितने भी मेरे पेज है सब पे ही अप्लाई हो गया। अगर मैं कंट्रोल F2 करूँ और मैं आपको इसका प्रिंट दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है पेज 2। आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है पेज 2, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो पेज 3, यहाँ पे नोटिस करो पेज 4, राहुल चौधरी ई बुक सब पे लिख के आ रहा है, और MS वर्ड नोट्स। तो हेडर फुटर का यूज किया जाता है जब भी आप एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप ई बुक क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो वहां पे अगर आपको पेज नंबर चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो हेडर फुटर का। अगर आप चाहते हो कि ऊपर में मुझे टाइटल देना है डॉक्यूमेंट का, नोट्स का, प्रोजेक्ट का, तो आप हेडर यूज कर सकते हो। अगर आपको नीचे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन दी, पेज नंबर, ऑथर का नेम और उसकी कैटेगरी, इस नोट्स की कैटेगरी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया। तो इस तरीके से हेडर फुटर का यूज आप कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हेडर फुटर पे डबल टैप करूंगा तो ये आ जाएगा। आप कर सकते हो डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब कि पहला पेज अलग होगा और बाकी के पेज अलग होंगे। तो अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दोगे तो ये फर्स्ट पेज में आप अलग से कुछ भी चीजें डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए मैं इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज ले लेता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ मैं। तो मान लो मैं ले लेता हूँ ये वाला शेप। इस तरीके से मैंने एक शेप ले लिया और यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ। मैं पिक्चर में आया, स्टॉक इमेज में गए और कोई से भी एक इमेज हम यहाँ पे लगा देते हैं।
समझने के लिए बस। तो हमने इंसर्ट किया और ये इमेज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब नॉर्मली आप देखो मैं साइड में क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा और आप देखोगे कि जो हमारा पहला पेज है वो यहाँ पे अलग है और बाकी जितने भी पेज है वो वैसे ही आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। या फिर आपको ऑप्शन मिलता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो जो 1, 3, 5, 7, 9 पेज हैं वो अलग होंगे और जो 2, 4, 6 नंबर के पेज होंगे वो अलग होंगे। तो इस तरीके से चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। हेडर है फ्रॉम टॉप, आप देख पा रहे हो कि 1.25 सेंटीमीटर अगर मैं कम करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे करूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है, ये चीजें आप करोगे तो हो जाएगा। जो मेन था वो ये था और ये वाले टर्म्स थे। सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है टेक्स्ट। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या है, बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है, ये है, ये है। तो जो भी आपको बेटर लग रहा है वो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसे यूज कर लिया। सेम लाइक ये है एक शेप की तरह। आप देखोगे जो शेप में ऑप्शंस हमें मिल रहे थे वही सब ऑप्शंस है। तो है बस ये एक शेप, लेकिन ये है कि अगर आप खुद बनाते तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। बट यहाँ पे बने बनाए शेप्स हैं तो यहाँ पे आपका काम आसान हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। तो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स है जिनको आप ले सकते हो और जैसे आपने शेप को एडिट किया वैसे आप इसे एडिट कर सकते हो। क्विक पार्ट का यूज हमने देखा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी वगैरह इन सब चीजों में हमने ऑथर का नेम अभी एड ऑन किया था। तो उसी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही सिंपल टर्म है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वर्ड आर्ट और इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। इस पॉइंट को हम जरा अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जब आप यहाँ पे वर्ड आर्ट में आते हो तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करो और उसको आप यूज कर सकते हो। अब काफी लोग के माइंड में एक डाउट आता है कि सर ये जो हम लिख रहे हैं या फिर ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये लिखा राहुल, ठीक है, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहां से जाके इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है? तो देखो दोनों में फर्क ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं इसको ऐसे उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ, लेकिन ये एक टेक्स्ट है जो कि इस डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो इसको उठा के मैं कहीं भी नहीं रख सकता। तो इसलिए वर्ड आर्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जब भी आप कोई लोगो, फॉर्म, कोई डिजाइन बना रहे होते हैं, क्योंकि आप इसे उठा के जहां पे भी एडजस्ट करना चाहो आप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इसमें एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिख देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवन स्टेप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब नॉर्मली आप शेप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शंस तो आप देख चुके हो। जस्ट एक शेप है, आपको जैसे इसको एडिट करना है आप इसे कर सकते हो। टेक्स्ट वाले ऑप्शंस भी हम सब देख चुके हैं। यहाँ पे बस आपके समझने के लिए एक ऑप्शन है जो कि आपको समझना है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सभी ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ शेप में, और अगर हम बात करें पिक्चर टूल्स वगैरह में तो ये सभी ऑप्शंस हम समझ चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन है जो कि है ट्रांसफॉर्म का, जो कि है इस तरीके का। कई बार हमें सर्कुलर चीजों को शो करना होता है, तो इस तरीके से आप इस इफेक्ट वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें जो बस एक ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, ये आपके लिए थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी सब ऐसे ऑप्शंस है जो कि आप देख चुके हो और ऑलरेडी हम जो प्रीवियस टूल्स हैं उनमें इन सभी ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। चाहे मैं बात करूं क्रिएट लिंक की, अलाइन टेक्स्ट की, शेप फिल वगैरह की, तो ये सभी ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है एंड बस ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, आप इसे इजीली कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ड्रॉप कैप। अभी आप देखोगे ड्रॉप कैप लॉक है, यहाँ पे कुछ भी एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं सिंपल कुछ इस तरीके से, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। आप देखोगे जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं, जैसे सिर्फ इतने हिस्से को मैं सेलेक्ट करता हूं, आप देखोगे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये यहाँ पे क्या है, एक्टिव हो गया। तो ये ड्रॉप कैप होता है कि आपने नॉर्मली बुक्स में देखा होगा कि इस तरीके का फॉर्मेट होता है। पहले न्यूज़पेपर्स आते थे तो उनमें भी ऐसे लिख के आता था, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो अगर मान लो कि अगर आप कोई बुक वगैरह में वर्क कर रहे हो, आपको इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो उस केस में आप ड्रॉप कैप का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है सिग्नेचर लाइन, जिसकी मदद से अगर आप कभी भी कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे सिग्नेचर लाइन दे सकते हो। जैसे मान लो मुझे देना है पेरेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर। तो हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट सिग्नेचर, हम करेंगे ओके, और एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पेरेंट सिग्नेचर का एक डेमोन्स्ट्रेशन बनके आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि है डेट एंड टाइम, जिसपे क्लिक करके आप डिफरेंट बिहाफ पे डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट फॉर्म में डेट, या फिर मान लो कि लॉन्ग फॉर्मेट चाहिए, संडे सितंबर 8 2024। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, जो भी बेटर लगता है आपने सेलेक्ट किया और जस्ट एक सिंगल ओके करने पे वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की मदद से आप दूसरे सॉफ्टवेयर का भी काम यहाँ पे ला सकते हो। जैसे मान लो कि जब आप सिंपली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो और मान लो कि आपको पावर पॉइंट का कोई काम यहाँ पे लेके आना है, तो आप यहाँ से सिंपली पावर पॉइंट पे जा सकते हो। जैसे हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, आपने क्लिक किया और करेंगे ओके।
जैसे मैं ओके करूंगा आप देखोगे मैं पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ, और जो पावर पॉइंट के जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स है, लाइक ट्रांजिशंस हो गया, एनिमेशंस हो गया, डिजाइन्स हो गया, लाइक मुझे ये डिजाइन बेटर लग रहा है, या फिर मान लो कि ये बेटर लग रहा है, तो मल्टीपल डिजाइन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है, लाइक ये ड्रॉ वगैरह हो गया, या फिर और भी चीजें हो गया, हाईलाइटर वगैरह हो गया, या फिर हम बात करें इंसर्ट में हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं देखने को। तो कुल मिला के आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट की मदद से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, जो कि एमएस ऑफिस का ही पार्ट है, चाहे हम बात करें एक्सेल की या फिर हम बात करें पावर पॉइंट की, और वहां का जो काम है वो आप अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ला सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको साइड में क्लिक कर देना है, आप देखोगे दोबारा आप एमएस वर्ड पे पहुंच गए हो, और जो भी काम आपने वहां पे किया था वो काम यहाँ पे आ जाएगा। सेम लाइक जो काम हमने टेबल बनाते के टाइम में देखा था एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ, वही चीज हम ऑब्जेक्ट के साथ भी कर पा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, चाहे वो एक्सेल है या पावर पॉइंट है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। तो ये यूज होता है इसका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि इक्वेशन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है। देखो, अगर आपको कभी भी आप अगर किसी स्कूल में वर्क करते हो और अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो वहां पे आपको इस टूल की जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैं इक्वेशन पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि मेरे पास एक इक्वेशन का सिंबल आ गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस ऑप्शंस आ गए। जैसे मान लो कि मैं अगर मैथ्स का एक पेपर बना रहा हूँ, तो मुझे 4/5 लिखना है, -6/2 लिखना है, तो वो चीज मैं कैसे लिखूंगा? नॉर्मल तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे जब आप फ्रैक्शन पे जाओगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, इस तरीके का, इस तरीके का, या फिर इस तरह का। तो मान लो कि हमने ये वाला लिया, और यहाँ मैं ऊपर गया, मैंने लिखा 4, एरो की मदद ले रहा हूं मैं, नीचे आया मैंने लिखा 5, फिर आपको एरो की से आगे जाना है, स्पेस प्रेस करना है, हमने दिया माइनस, फिर दोबारा हम फ्रैक्शन में गए और मान लो कि हमने ये वाला फ्रैक्शन ले लिया, हम यहाँ पे गए, हमने लिया 7, हमने लिख दिया 8, फिर यहाँ पे आए, मान लो हमने लिख दिया प्लस, फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने ये चूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे एरो की मदद से पीछे आया, मैंने लिखा x, मैंने लिख दिया 2, फिर हम एरो की से आगे आए, हमने यहाँ पे लिखा माइनस। इसके बाद मान लो कि हमें ब्रैकेट में कोई चीज देनी है, तो हम यहाँ पे आए, हमने ब्रैकेट में चीजें सेलेक्ट करी, फिर ब्रैकेट वाले के अंदर वाला जो ये पोर्शन है, इसको मुझे मान लो कि अंडर रूट में देना है, तो इसी को सेलेक्ट करके बस आपको यहाँ अंडर रूट पे क्लिक कर देना है, ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो अंडर रूट वाला पोर्शन है, इसको मुझे डिवाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फ्रैक्शन में आके आपको बस ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट बिहाफ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा भी आप मॉडिफाई करना चाहो उस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बिहाफ पे आप और अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम लाइक जो आपको मैट्रिक्स के टर्म यूज करने वो आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ऑपरेटर से रिलेटेड, वो आप यूज कर सकते हो। लिमिट एंड लॉग से रिलेटेड, तो वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो, चाहे हम इंटीग्रल की बात करें या फिर हम रेडिकल की बात करें, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जिस तरीके का भी फॉर्मेट आपको क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। सो इसमें आपको बस एक चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस की। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर वगैरह बना पाएंगे। इसके साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन की, जो कि है सिंबल। सिंबल की मदद से आप डिफरेंट सिंबल्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिंबल पे क्लिक किया और मोर सिंबल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको रिजर्व का सिंबल यहाँ देखने को मिलता है, कॉपीराइट का सिंबल देखने को मिलता है, तो मल्टीपल सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी सिंबल आपको इंसर्ट करना है आप उसको सेलेक्ट करो एंड इंसर्ट पे क्लिक करो, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी सिंबल्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाके सिंबल्स ले सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स पे जाओगे तो आपको स्पेशल कैरेक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी चाहिए सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों इंसर्ट टैब से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे एंड ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली आपके लिए वर्थ इट रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।